43-44 ईयर्स को क्रॉस करने के बाद यूजुअली फीमेल्स अपने एग से प्रेग्नेंट नहीं होती, जो भी प्रेगनेंसी होती है फिर उनको बोरो करके करना पड़ता है, बिकॉज एग होने के बावजूद भी बिकॉज वो क्वालिटी में इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं बचते कि वो प्रेगनेंसी दे सके। ये हो रहा है कि प्रेगनेंसी डिले हो रही है, आप ठीक है नहीं शादी हो रही, या फिर आप करियर ओरिएंटेड है, या आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो वन ऑप्शन इज अवेलेबल, अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हो। तो ओवुलेशन प्रोसेस थोड़ा, क्योंकि ओवुलेशन टाइम जैसे आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीमेल्स को कैसे पता चलेगा ओवुलेशन हो रहा है? 14 डेज वाला एक हो गया, बाकी कुछ भी ओवुलेशन का प्रोसेस क्या है प्लस फर्टिलाइजेशन क्या है? रोज सुबह शाम देवियों की पूजा करो। अरे सी, क्योंकि एक एग रिलीज हो रहा है एंड मिलियंस में स्पर्म है। अच्छा, एक एग के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहा है, इसका भी नेचुरल क्या मतलब रीजन है? क्योंकि हर लेवल पे रुक जाते हैं ना। स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर द स्पर्म एंड एग क्वालिटी, तो वो तो धीरे धीरे करके क्विट ही करना है। तो भाई ऐश भी करें जीवन में तो बहुत लिमिटेड करें, जिससे कि आगे वो फिर चीजें आपको परेशान ना करें। आई तो बहुत पेनफुल है, ये मिथ है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि बहुत ओनली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते थे, बहुत नीडल्स होती थी, तो बहुत और डेली क्योंकि इंजेक्शन लगता है तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर उसको माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। नाउअडेज वेरी फाइन नीडल्स आर अवेलेबल एंड इंजेक्शंस पेन फॉर्म में होते हैं, वेरी इजी टू टेक होते हैं। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इनफर्टिलिटी। जो आपने सुना होगा, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी। बच्चा या मतलब प्रेगनेंसी इज वेरी नेचुरल थिंग, और नेचुरल चीज़ों की तरह वो जिंदगी में आती है और आपकी लाइफ चेंज कर देती है। तो फीमेल्स इससे ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, मदरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो इसके लिए आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे, जो इस सब टॉपिक के बारे में एक लंबा डिस्कशन करेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, डाइट कैसे रखना है, बाकी चीज़ों पे क्या, स्ट्रेस रिडक्शन प्रोटोकॉल में आपको क्या करना है, या अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है जो आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो आगे उसके लिए क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज, और राइट वे क्या है। मतलब हम लोग ये डर जाते हैं कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सीधा IVF कर देंगे या टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा, या बाकी वेज क्या है जो हमें पता ही नहीं रहते। तो सही कारणों को जाने और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप करके वो सारी चीज़ें हटते ही आप नॉर्मल तरीकों से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप मातृत्व के सुख से वंचित नहीं रहेंगे। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ फीमेल, एज अ मदर, जो मुझे लगता है कि दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग इन योर लाइफ। वो कामनेस लाता है, बहुत सारी चीज़ें लाता है आपकी लाइफ में। तो उसके लिए आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, डॉक्टर श्रेष्ठा सागर तनवर। She is a MS Ops in Ops and Gynec, and she has done fellowship in reproductive medicine and infertility. IVF specialist है एक तरह से जानिए, और 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है। She is a senior consultant in Art Fertility Clinics, जिसके 3-4 ब्रांचेस हैं। She is working in Delhi, Greater Noida and इंदिरापुरम, और काफ़ी एक्सपर्टाइज है डॉक्टर श्रेष्ठा का। एंड सबसे अच्छी बात, वी आर फ्रेंड्स फॉर 22 years, MBBS और BDS से साथ में। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आई है, लेकिन बहुत बिजी, 1.5 महीने से हम लोग पीछे पड़े हुए थे। 1.5 महीने मैं मेरे वजह से जो नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर ममता के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आज 22-23 साल हो गए हैं। और तो आप इसको एक कंसल्टेशन सेशन की तरह लें, उनकी एक्सपर्टाइज को यूज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धांसू चर्चा की तरफ से थैंक्स बोलते हैं डॉक्टर श्रेष्ठा को फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। तो डॉक्टर श्रेष्ठा, वेलकम टू अवर चैनल। Thank you, Dr. Mamta, for a nice introduction, and definitely I'm not guest to you. We are just friends, and yeah, it will be my pleasure कि हम ऐसा ये कुछ हमारे इस डिस्कशन से लोगों को हेल्प मिल सके एंड वो आगे फ्यूचर में अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं। डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि सेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ हेल्प करेंगी। अगर वो लोग पूरा सुनेंगे इसको प्रॉपरली तो काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती तो आधी चीज़ें तो उसी की वजह से लोग मिस कर देते हैं। और बाकी डॉक्टर श्रेष्ठा की डिटेल्स हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी चीज़ें डाल देंगे। तो डॉक्टर श्रेष्ठा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि फीमेल इनफर्टिलिटी या मेल इनफर्टिलिटी दोनों के क्या फैक्टर्स रहते हैं और क्यों बढ़ रही है आजकल? डॉक्टर ममता, सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो आजकल जो रीज़न है इनफर्टिलिटी होने का, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं।
इनफर्टिलिटी ये टर्म है कि बेसिकली अगर एक कपल है जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर रहे हैं और 1 साल का टाइम ओवर हो गया है, स्टिल उनको प्रेगनेंसी नहीं है, तब उसको हम कहते हैं कि दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी। तो अब ये राइज में क्यों है? क्योंकि आजकल लोग बहुत करियर ओरिएंटेड हैं। तो होता क्या है कि डिलेड मैरिज है, उसके बाद मैरिज के बाद दे डोंट वांट टू गेट, बच्चा नहीं करना चाहते हैं, तो उसके भी हाँ काफी टाइम तक वो देते हैं, दोनों बिजी हैं। तो होता क्या है कि फिर उसके बाद वो प्रेगनेंसी को डिले करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के इनफर्टिलिटी इसी वजह से राइज हो रही है। एंड और भी ये है कि पोल्यूशन है, या फिर हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो सब में एडल्ट्रेशन है। तो ये सब चीज़ें भी मिला के एग और स्पर्म की क्वालिटी को भी खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आजकल बहुत राइज है। मतलब हम लोग हेल्दी डाइट नहीं खा रहे, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो ये दोनों आजकल वर्किंग है कि और नाइट में वर्क करना, अपनी साइकिल बिल्कुल डिफरेंट है कि डे में तो सो रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, आईटी जो वर्क है सिस्टम, या फिर तो ये सारी चीजें मिला के जंक फूड बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, हेल्दी कोई खाना नहीं चाहता है, जो कि जबकि इंडियन फूड जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है दैट इज वो सबसे अच्छा खाना होता है हर किसी चीज के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू होता है। अच्छा, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी को अगर कंपेयर करें तो जैसे एज दोनों की फर्टिलिटी पे इफेक्ट करती है। जैसे फीमेल्स के पास एक रिजर्व है, मतलब दे कैन नॉट प्रोड्यूस आफ्टर सम एज। तो मेल्स में मतलब जो है जनरली हम लोग क्या Age एक का एक एज growth है कि नहीं? बोलेंगे नहीं कि है। कब से, जैसे सबको पता है ना एक एज है, यहाँ से हमारा प्यूबर्टल शुरू हुआ, एक यहाँ से हमारा सब कुछ स्टार्ट हो गया है, फर्टाइल हो गया है। मतलब मेल्स में एज क्या का है? कितना रोल है फर्टिलिटी में, इनफर्टिलिटी में, या मतलब फीमेल्स को क्या ध्यान रखना चाहिए या मेल्स का? और फीमेल्स, क्योंकि आजकल फीमेल्स की भी लेट मैरिजेस हो रही है, सब वर्किंग है, एज अ डॉक्टर्स भी हम लोग 28-30 साल के हो जाते हैं जब तक हमारी भी शादी होती है। तो कितना अफेक्ट कर रहा है और हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं उसके लिए? फीमेल्स की पहले बात करें फिर मेल्स की बात करेंगे। देखिए, एज जो है, अगर हम इनफर्टिलिटी में बात करें तो एज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फॉर द प्रेगनेंसी के लिए, एंड इसमें फीमेल की एज मच इम्पॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक तो उसी तरीके से काम कर रही है। तो होता क्या है कि अगर एक फीमेल की बात करें कि वो लेस देन 30 ईयर्स है, तो उसका जितना अच्छा चांस है प्रेग्नेंट होने का, वो उतना चांस नहीं है जितना कि 30 को क्रॉस करने के बाद। ऐसे ही अगर हम 30 से 35 के ग्रुप के बाद 35 को क्रॉस करते हैं, तो वो चांस नहीं है जो कि पहले था। एंड 35 को क्रॉस करने के बाद चीज़ें थोड़ा फास्टर डाउन होती हैं, मतलब एग का नंबर और एग क्वालिटी दोनों तेजी से जाते हैं। एंड क्योंकि एक फीमेल एक डिफाइंड नंबर लेके पैदा होते हैं और एक सर्टेन एज में जाके सारे एग्स खत्म हो जाते हैं, मेनोपॉज हो जाता है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती अच्छा, है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एग्स जैसे डिफाइंड, मतलब प्यूबर्टी पे जितने एग्स हैं वो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, क्या मतलब इसको जैसे पब्लिक को अगर समझाना चाहें तो क्या रहता है एग्स का? देखो, एग्स क्या होता है कि फीमेल में आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बकेट है जिसमें कि बहुत सारी बॉल्स डली हुई हैं। तो जब फीमेल इवन पैदा भी नहीं होती है, अपनी मदर के वूम में होती है, तब एक डिफाइंड एग्स एक गर्ल को मिल जाता है कि हाँ ये ठीक है, ये आपका पूल है। That is a number? That is a number. That is a number. मतलब in womb also? Yes, yes. In the starting, जब वो that is different for every female. That is very different. वो सारे लोगों में अलग अलग होता है, सबका एक पूल डिफरेंट होता अच्छा, है। ये okay, और मेल्स के लिए कैसा होता है क्या? अभी हम पहले एक तरफ, अच्छा नहीं मैं, अच्छा ठीक है, राइट। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि जब प्यूबर्टी होती है, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तब इसी रिजर्व में से थोड़े थोड़े एग्स हर मंथ रिलीज होते हैं। तो वो डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे तब तक जब तक कि टीनेज नहीं है ना। उसके बाद इसी एग्स में से आपका थोड़ा थोड़ा रिजर्व जो है वो हर मंथ रिलीज होता है। तो जिसका रेट ऑफ रिलीज ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, वो जल्दी एज में जाके डिप्लीट हो जाएंगे और एग नंबर मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा। हाँ, नॉर्मल एज 40 से 50 इयर्स के बीच में है इंडियन वुमेन में। तो कुछ लोग हो सकता है कि इवन हम तो देखते हैं कि इनफर्टिलिटी में कि 20s में भी लोगों को हो जाता है अर्ली मेनोपॉज, या फिर 30s में भी है, बट आइडियल एज इसकी 40 में भी हो सकता है, 50 इयर्स में भी जा हो सकता है। तो यही चीज़ है कि अगर जिसके एग जल्दी खत्म हो जाएंगे, मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। और किस लोगों का जिनका रेट ऑफ रिलीज कम है तो उसमें वो थोड़ा लेट टाइम में जाके ओवर होंगी, और उसके बाद में प्रेगनेंसी, मतलब कि उनकी मेनोपॉज भी लेट आएगा और फर्टिलिटी है। बट स्टिल ये एक बात हो गई नंबर्स की, बट इसके अलावा क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स। तो होता क्या है कि 35 के बाद क्वालिटी थोड़ा तेजी से डाउन जाती है, और 37-38 के बाद और फास्टर हो जाता है, और 40 इयर्स के बाद
लेडी का एबनॉर्मल एग्स ज्यादा होते हैं एंड नॉर्मल एग्स बॉडी में कम होते हैं। एबनॉर्मल से मतलब हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होते, तो इसी वजह से क्या होता है, एक तो सेल्फ कंसेप्शन नहीं होता और सेल्फ इवन मतलब किसी भी फॉर्म में ट्रीटमेंट से भी चांस कम होता है अगर हम एज को ज्यादा करने के बाद में ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो ये भी देखा गया है कि 43-44 इयर्स को क्रॉस करने के बाद यूजुअली फीमेल्स अपने एग से प्रेग्नेंट नहीं होती, जो भी प्रेगनेंसी होती है फिर उनको बोरो करके करना पड़ता है, बिकॉज एग होने के बावजूद भी बिकॉज वो क्वालिटी में इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं बचते कि वो प्रेगनेंसी दे सके। तो इसीलिए एज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको ये हो रहा है कि प्रेगनेंसी डिले हो रही है, आप ठीक है नहीं शादी हो रही, या फिर आप करियर ओरिएंटेड है, या आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो वन ऑप्शन इज अवेलेबल कि आप क्या कर सकते हो, अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हो। दैट इज नोन एज oocyte फ्रीजिंग। दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर मैक्सिमम फीमेल्स और कपल्स, राइट। और आप उसको अर्ली 30s में यू कैन डू दैट पार्ट, सो दैट कि जब भी फिर उसके बाद में कि आप कभी भी मैरिज करते हैं या आपके पास कोई ये बर्डन नहीं है कि मुझे जल्दी शादी करनी है, जल्दी बच्चा करना है, जब भी आप करोगे आपके एग उस एज के अकॉर्डिंग आपके पास फ्रीज है, जो कि नॉर्मल एग्स होंगे, हमारी क्वालिटी बेटर होगी जो हम बात बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर सपोज 38-39 इयर्स पे मैरिज होती है और आप 40 पे करते हो, तो देन आपके एग अगर आपने 35 से पहले हैं तो एग्स आर यंग। प्रेगनेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि आपके एग्स यंग है, प्रेगनेंसी चांस अच्छा है आपका, क्योंकि यूट्रस भी है मेजर रोल बट एग का डिफरेंट रोल है। अब अगर इसमें मैं मेल में बात करूं, मेल में डेफिनेटली एक मेरा फीमेल में और क्वेश्चन है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मुझे समझ आया आपने बोला नंबर ऑफ एग्स डिफरेंट रिलीज हो रही है। अर्ली रिलीज का मतलब क्योंकि मतलब बार-बार जल्दी पीरियड आना है, हर मंथ में ना कुछ रिक्रूट होते हैं उसी में से, मतलब 8-10 होते हैं या कुछ ऐसे फिक्स नहीं। हाँ, ऐसा फिक्स नहीं है, इट इज अ डिफरेंट। और जैसे एग जो रिलीज होता है जो मैच्योर हो गया वो तो एक ही होता है, बट ऐसा नहीं होता होता कि उस साइकिल में सिर्फ एक ही आया। अच्छा, ओवरीज में और भी एग्स होते हैं। अच्छा, वो हमारे चले गए उसमें, एक इंक्रीज होगा, लेकिन वो एक लेवल को रिक्रूटमेंट के बाद आगे फेज में चले गए, मतलब एक मैच्योर होकर एक निकलेगा, नेचुरली एक ही ओव्यूलेट होगा और वही आगे डोमिनेंट फॉलिकल बनेगा और वही रप्चर होगा। बट बाकी जो है वो डोर्मेंट वो उसमें मतलब एक साइकिल में एक से ज्यादा रिलीज होंगे, नहीं एक ही रिलीज होगा, एक ही साइकिल में मैच्योर अलग होंगे। और एक चीज मुझे और पूछनी थी, जैसे एग्स जो है हमारे, तो इससे पीरियड्स का भी, जैसे कई लोगों का 28 डेज का साइकिल है, कई लोगों का 35 डेज का साइकिल है, तो उससे भी हमें थोड़ा आइडिया है कि किसके एग्स ज्यादा चलेंगे। नहीं, ये एग्स का रिलेशन है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन था कि मतलब यूजुअली लोग इसके लिए बात मेल से बात ही नहीं करते हैं फीमेल से। अल्टीमेटली किसी को अगर ये सब प्लान करना है, कोई मेरे को ना 5 साल बाद बच्चा करना है, मेरे 1-2 लोगों से मुलाकात हुआ, अभी नहीं प्लान करना है, 5 साल बाद करेंगे, तो अगर किसी का पीरियड जल्दी आ रहा है दैट मींस उससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, पीरियड्स के से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो, अगर किसी का पीरियड पहले से स्टार्टिंग से जो पैटर्न है, अगर किसी भी लेडी का उसके पैटर्न से चेंज होता है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग कि कुछ हो रहा है। होता क्या है यूजुअली, अगर किसी की जैसे एक नॉर्मल लेंथ जो होती है 28 डेज की होती है, 28 से 30 डेज की, तो ऐसी साइकिल में जिसमें 28 डेज की साइकिल है उसमें 14th डे बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। मतलब 14 डेज जो है वो ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज होता है जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और 14 डेज ही उसके बाद वाला फेज है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन वाला फेज, जिसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। लेकिन अगर सपोज किसी की साइकिल 32 डेज की है, तो इट मींस इसमें क्या होता है, यूजुअली फॉलिकुलर फेज मतलब जो डेवलपमेंट वाली एज होती है, टाइम होता है, वो आगे पीछे होता है। यूजुअली पोस्ट ओव्यूलेशन के जो 14 डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो लोग नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये कैलकुलेट करना कि उनके लिए राइट टाइम क्या है प्लान करने के लिए, प्लान सो दैट कि उनको पता हो कि हमें दिस इज द टाइम वी हैव टू ट्राई, तो वो अकॉर्डिंग वही है कि जो साइकिल लेंथ है उसमें से आप 14 डेज माइनस करेंगे, तो जो आपका आएगा वो आपका ओव्यूलेशन डेज होगा। जैसे अगर 32 में से आप 14 माइनस पहले करेंगे, वो डे है वो जिस दिन आपका यूजुअली बॉडी में 18 दिन बचे हमारे, तो मतलब वो पहले वाला तो है ही है, 18th डे के आसपास। तो पहले वाला फेज फॉलिकुलर फेज डेवलपमेंट वाला वेरी करता है। 32 में से डिवाइड नहीं करना 2 पार्ट में कि भाई ये 16 है 16 ऐसे नहीं है, 14 फिक्स रहता है नीचे का। तो ओव्यूलेशन आगे पीछे होता है। अब अगर सपोज साइकिल 21 डेज की है, तो ओव्यूलेशन 7th डे हो जा रहा है बॉडी में, मतलब लास्ट 14 डेज ठीक है, तो लास्ट 14 डेज आपके फिक्स हैं, आपको तो ऐसे कैलकुलेशन करना है। लेकिन इससे फिर बॉडी पे आगे फ्यूचर में फर्क पड़ता है। क्या है कि यूजुअली जब एग कम होने लग जाते हैं, तब ये क्या होता है कि साइकिल शॉर्ट होने लग जाती है, अमाउंट कम होने लग जाता है, तो और ये वेरिएशन आते हैं। तो अगर किसी की नॉर्मल साइकिल थी और वो शॉर्टन होनी शुरू हो गई है,
तो प्रॉपर 28 डेज 30 डेज साइकिल, और अब वो 20 डेज पे आ रही है, 21 डेज पे, तो इट मींस कि अब आपका वो पेरीमेनोपॉजल वाला चीज चल रही है. इट मे बी अदर फैक्टर आल्सो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर एज है और कोई और कोई फैक्टर नहीं है, तो दिस इज द कॉज कि ये इससे इंडिकेशन मिलता है कि एग का थोड़ा सा डिप्लीशन होना शुरू हो गया है. अगर हमारे पीरियड्स में हाँ, चेंज आ रहा है, जो period पहले change. फिक्स था और प्रेगनेंसी के बाद भी सारी चीजें चेंजेस होती हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ. अगर नहीं, फर्स्ट pregnancy प्रेगनेंसी से- या सेकंड प्रेगनेंसी किसी का है तो वहाँ पे पीरियड्स का डेट चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं ऐसा अगर कुछ डिप्लीट हो रहा है, सपोज पहले हाँ. किसी लेडी का पहले सपोज 28 या 30 डेज का है, नहीं. और अभी फर्स्ट प्रेगनेंसी उसका हो गया, फिर सेकंड प्रेगनेंसी में 2-3 दिन कम हो गए रेगुलर. वो तो इसलिए क्योंकि एज बढ़ रही है ना अब तो. ओके, So that is an age related part. It is दैट not इज एज pregnancy रिलेटेड पार्ट. related part. ओके, फीमेल की इसीलिए फीमेल की एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो फीमेल की फर्टिलिटी में एग्स नंबर से मतलब ये देखना सारी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि उसकी एज क्या है. एज क्या है? जितना यंग है उतना ज्यादा फर्टाइल है. इवन वही एग अगर एक लेडी जो 20s में है और वही एग अगर एक लेडी जो 40 अर्ली 40s में है, दोनों की फर्टिलिटी में बहुत डिफरेंस होगा. बिल्कुल होगा. तो इसलिए एज इज Very वेरी important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रेगनेंसी. तो मतलब फीमेल्स में एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने बोला. और एक चीज लोगों को ये समझ आना चाहिए कि पीरियड्स में हमारे लास्ट 14 डेज फिक्स है, तो उसके हिसाब कैलकुलेशन से अगर जो लोग हमारा- नेचुरली हाँ. ट्राई करना चाहते हैं हाँ. तो उन्हें क्या करना है कि अपनी जो भी यूजुअल जो बेस्ट टाइम फॉर ट्राई usual, मतलब हाँ, ये हो गया हमारा कि तो- ओवुलेशन का अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो -14 डेज 14 जो भी करके आपका वो साइकिल है, मतलब हाँ, फर्स्ट cycle डे है. ऑफ पीरियड से हम लोग काउंट हाँ, करते जिस हैं. दिन पीरियड आता है वो पीरियड का फर्स्ट डे होगा. फर्स्ट डे हो गया, और जो जब हमारा मतलब पूरा साइकिल हो रहा है तो 28 32 या जितने भी दिन का हो रहा है 14 और बैक आ जाएंगे, मतलब पीछे एंड से. फिर आप उसको एक रेंज लेंगे कि आप 5-6 दिन का एक रेंज लेंगे. एंड इसमें ये होता है कि एग जो रिलीज होता है बॉडी में उसकी लाइफ 24 आवर्स होती है, ओके. बट जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 48 से 72 आवर्स होती है. तो ऐसा नहीं है कि देयर इज अ फिक्स के एवरी डे यू हैव टू ट्राई, तो और स्ट्रेस लाएगा बॉडी में. एग्जैक्टली यही एक तो दिस स्ट्रेस. इज नॉट द पार्ट. अरे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब ये टाइमिंग तो हमारा हो गया ओवुलेशन का, और हमें ट्राई मतलब Try. लोगों को ट्राई टाइम करना करना है चाहिए. इस टाइम, दैट इज अ राइट टाइम. तो उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन लें. सपोज अगर 14 डे ओवुलेशन है तो 10th डे से 16 डे तक यू कैन ट्राई. और वही मैंने बोला क्योंकि स्पर्म का सर्वाइवल अंदर रहता है 48 से 72 आवर्स में, सो इट इज नॉट डेली ट्राई. यू कैन ट्राई एवरी अल्टरनेट डे सो दैट कि स्पर्म्स आर अवेलेबल व्हेनेवर Available. एग विल कम इन द बॉडी. राइट. Egg will be fertile for 24 hours like you said. लाइफ फर्टाइल नहीं, उसकी लाइफ ही लाइफ उतने 24 आवर्स 24 hours वो शॉर्ट होती है. Okay. इसीलिए एग बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट थोड़ी देर Pregnancy पहले के लिए. क्वेश्चन चल रहा था कि आईटी सेक्टर की आप बात कर रहे थे. मैं आईटी सेक्टर को नहीं प्रमोट करूंगा एकदम नहीं, हाँ. आईटी नहीं, मतलब जो भी Any person, any profession, हाँ. एनी प्रोफेशन जहाँ पे स्ट्रेस है सपोज. Yes, तो definitely. मैक्सिमम जो आजकल का जो प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, बच्चे को भी सब ले लो, उसको जगह- भी स्ट्रेस होता है. सब जगह स्ट्रेस है. तो पहले लोगों को स्ट्रेस नहीं पता था, अब सबको stress राइट, पता है. आप सबको अच्छा. लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारा स्ट्रेस के ऊपर बात हो गया था. तो अच्छा. स्ट्रेस कितना जो है रोल प्ले कर रहा है अभी इनफर्टिलिटी में, बिकॉज बहुत लोग परेशान हैं. तो स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल रहा है? या डेफिनेटली देखो, एक इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल में क्या होता है कि सेंटर में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर अलग से होता है Right. क्योंकि स्ट्रेस और बाकी चीज़ों का बहुत रोल है. तो होता क्या है, बिकॉज पेशेंट यहाँ क्या है ना, इनफर्टिलिटी क्या है कि इट इज नॉट अ डिजीज. इसको इस तरह से एक डिजीज नहीं है ना कि लोगों को मतलब दे आर हेल्दी पीपल, बट क्या हो रहा है कि और ये प्रॉब्लम क्या है कि बाकी कोई बीमारी होती है तो सबको बताते हैं, हाँ. बट ये बीमारी होती है ना वो बस ये सोचते हैं तो सोशल स्टिग्मा Taboo है है. कि अच्छा बच्चा नहीं हो रहा, अच्छा इतना हाँ. साल हो गया तुम्हारी शादी को बच्चा नहीं हुआ. तो वो जो है तो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में जाना नहीं पसंद करते, फंक्शंस में नहीं जाते, क्योंकि Exactly. वो उनका क्या होता है कि लोग जहाँ भी पूछते जाते हैं. हैं उनका सबसे पहले ये होता है कि कब वहाँ पे plan हर कर रहे जगह हो, कब सबसे प्लान पहले कर रहे हो भाई? कब प्लान कर रहे हो, क्यों नहीं हुआ, क्या तुमने कुछ कहीं दिखाया नहीं, तुम्हें हो सकता है कुछ इशू हो, है ना. तो वो सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो वो सारी चीजें क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं कि गैदरिंग्स में जाना बंद कर देते हैं, सॉलिटरी रहना पसंद कर देते हैं, और वो एक ही चीज को माइंड में सोचते सोचते रहते चले हैं. जाते हैं. सो स्ट्रेस बहुत ही बड़ा फैक्टर है प्रेगनेंसी ना होने का, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ अनहैप्पी हार्मोन्स बॉडी में जो रिलीज होते हैं वो प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी एक पॉजिटिव वाइब है, तो Right. तभी आती है जब आपकी बॉडी भी पॉजिटिव या आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है ना. तो एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है. yes, तो अगर हम जितना इसको नेचुरली ले, हाँ. अगर कुछ नहीं हो पा रहा उसके बाद हमें सोचना हाँ, चाहिए. आपको एक्ट करना है, ठीक है. आप ट्राई, आप जो भी नेचुरली आप ट्राई करो, आपको नहीं होता है तो देयर आर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आप
प्रेगनेंसी हो सकती है। अब तो मतलब अब ये 40-35 साल पहले की बात नहीं है कि पहले तो क्या होता था कि कुछ भी अवेलेबल ही नहीं था, तो ठीक है, नहीं हो रहा, तो अब तो बहुत 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 फैक्टर्स के साथ में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। और हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, जब उनको काउंसिल करके और उनको थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो कई बार नेचुरली वो कराने कुछ और आते हैं और 10 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, 8 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, बट वो आते हैं, हम उनको रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा मेडिकेशन होते हैं, काउंसलिंग हुआ उनके थोड़े से, तो उससे वो सेल्फ कुछ मेडिसिन चले अपना और नॉर्मली वो थोड़ा उनका मॉडिफिकेशन किया, उनको सप्लीमेंट्स दिया, उनको डाइट के बारे में बताया, उनको ये सब किया, उससे भी लोग बहुत है। मतलब लोगों को हेल्प लेने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास आ रहे हैं तो सीधा आईवीएफ हो जाएगा, बाकी सारी चीजें ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली भी मतलब पहले नॉर्मल मेथड से आप लोग ट्राई करेंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट के कॉज क्या है, कॉज क्या है, कॉज के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। उसमें हम लोग आगे फिर डिस्कस कर लेंगे जब डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि जैसे नॉर्मल को लोगों को अगर हम समझाएं तो ओवुलेशन प्रोसेस थोड़ा, क्योंकि ओवुलेशन टाइम जैसे आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीमेल्स को कैसे पता चलेगा ओवुलेशन हो रहा है? 14 डेज वाला एक हो गया, बाकी कुछ भी उनको ओवुलेशन का प्रोसेस क्या है, प्लस फर्टिलाइजेशन क्या है, क्योंकि मेल फीमेल्स को आजकल काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या है, तो थोड़ा सा उनको बेसिक पता चल जाएगा तो उनको ये पता चलेगा कि हमें करना क्या है। बॉडी में क्या ऐसा रहता है आम लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए, जो बहुत से लोग अभी ये शायद पॉडकास्ट ना बहुत सारे ऐसे लोग भी सुनेंगे जिनको बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी के बारे में मालूम नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन में, अब जब बात करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें पता लगता है कि वो राइट टाइम पे तो ट्राई ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, तो वो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? लेडीज जैसे मुझे तो कभी कभी ऐसे रहता है ना, कोई गुस्सा हो रहा है कुछ भी, तो ऐसा क्या हम लोग बता पाएंगे? देखिए एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ पता ही लगेगा ओवुलेशन के टाइम पे। कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता लग सकता, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अपनी साइकिल लेंथ के बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन किस दिन हुआ होगा, ठीक है। और कोई एक फिक्स नहीं है, तो आप उस टाइम को एक मार्जिन को लेके उस 1 वीक को यूटिलाइज करेंगे, नॉट अदर सिंगल डे, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। बाकी कुछ लोगों को ओवुलेशन के टाइम पे ये सिम्टम हो सकते हैं कि तो डिस्चार्ज कई बार थोड़ा होता है, कुछ लोगों को मिडिल स्मच पेन होता है, बहुत ही स्लाइट लोअर एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग और द पेन जैसा, बिल्कुल स्लाइट पेन दे मैं फील, उसको मिडिल स्मच पेन कहते हैं, ओवुलेशन पेन होता है, ये पता लग सकता है। और बाकी तो फिर कुछ किट्स अवेलेबल होती हैं कि LH वगैरह हार्मोन्स टेस्टिंग के बाद, बट वो थोड़ा सा कई बार अनरिलायबल भी हो सकती है, रिलायबल भी हो सकती है, तो एकदम ऐसा श्योर नहीं है, तो वो एक मार्जिन लेके एक्चुअली एक वीक को लेके वो चल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो ट्राई कर सकते हैं। मतलब कैलेंडर मेथड से हम लोग कैलेंडर मेथड से और 1 वीक का जो भी मैक्सिमम लेंथ की जो साइकिल्स मिनिमम और मैक्सिमम उससे कैलकुलेट करके दे कैन कैलकुलेट देयर डेज और उसके अकॉर्डिंग दे। अच्छा, और फर्टिलाइजेशन में जैसे इतने सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, एग एक रिलीज होता है, तो तभी तो एग क्या है? एग ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत खराब मेल फैक्टर के साथ में भी प्रेगनेंसी हो जाती है अगर एग बहुत अच्छा है तो। अच्छा, So, रोज सुबह शाम देवियों की पूजा करो। अरे क्योंकि एक एग रिलीज हो रहा है एंड मिलियंस में स्पर्म है, बट स्टिल अब एक्चुअली क्या होता है अच्छा, एक एग के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो रहा है, इसका भी नेचुरल क्या मतलब रीजन है? क्योंकि हर लेवल पे रुक जाते हैं ना। अच्छा, इन द नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन होता क्या है, वजाइना में कलेक्शन होता है। अब ये नहीं है कि जितने भी मिलियंस गए वो सारे ट्रेवल करेंगे, अब उनको बहुत लॉन्ग वे ट्रेवल करना है एग पर पहुंचने के लिए। तो एग क्या होता है, मिड साइकिल में जैसे मैंने बोला ओवुलेशन हुआ, ओवरी से एग रिलीज हुआ और वो ट्यूब में आता है, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब उस ट्यूब में अब और सीमेन का कलेक्शन है वजाइना में, तो फिर स्पर्म्स को ट्रेवल करना है, तो कुछ वहीं पे रुक जाएंगे। तो होता क्या है कि जो मोस्ट पोटेंट स्पर्म होंगे वही आगे जा पाएंगे, जितने हेल्दी स्पर्म्स होंगे वही आगे ट्रेवल कर पाएंगे, अदरवाइज वो पीछे ही रुक जाएंगे। तो बहुत सारे नीचे रुक जाते हैं, उसके बाद कुछ सर्विक्स को क्रॉस कर पाते हैं, कुछ फिर यूट्रस को क्रॉस कर पाते हैं, उसके बाद फाइनली कुछ स्पर्म्स बचते हैं जो कि आगे ट्यूब में पहुंच पाते हैं। उसमें से भी कुछ मल्टीपल स्पर्म में से भी जो मोस्ट पोटेंशियल होगा वो उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म से होता है, कुछ अटैच हो भी सकते हैं, तो कुछ वो अब जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसका रोल होगा। मतलब तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में ही होता है, उसके 5-6 दिन के बाद में अगर एम्ब्रियो में कन्वर्जन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर वो यूट्रस में आता है और उसके बाद वो इम्प्लांट होता है, पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी लेता है। ये है नेचुरल वे ऑफ हैविंग अ। ये तो बहुत जरूरी है, डॉक्टर्स हैं हम लोग, तो इसलिए मैं तो अभी जो बोल रहा था ना कि देवी की पूजा करनी चाहिए, कि मतलब
एग है जिसके पीछे सारे पड़े हुए हैं, हाँ, राइट? क्योंकि यही है। हमने नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि एक एग है, इतने सारे स्पर्म है, और हाँ। मतलब कई बार क्योंकि इतने सारे स्पर्म में अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होंगे तो एक जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो ऊपर चला जाएगा, इतने सारे रिलीज होते हैं। हाँ, इसीलिए एक- एज का भी ये है कि मेल में अगर फीमेल में एज है 35 के बाद चीजें ज्यादा जल्दी खराब होती है, मेल में थोड़ा सा 45 के बाद होता है। मतलब क्वालिटी उसमें तो भी खराब होगी, बिल्कुल हो सकती है, उसमें भी होती है, एज का तो फैक्टर नंबर काउंट भी कम होगा उनका, Count आजकल तो really पॉल्यूशन knowledge। से पहले भी हो जाएगा। तो ये भी चीज है, बाकी तो पहले तो कुछ भी हो सकता है। हम्म। हो सकता है कि मतलब नाउडेज तो हम यही देखते हैं ना कि बहुत यंग एज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एग रिजर्व, एक जैसे फीमेल में एग रिजर्व पहले जो अगर हम बात करें कि अभी प्रैक्टिस में 5-6 साल पहले जो हम देखते थे, वो एग रिजर्व अब बहुत कम उस एज में होने लगा है। तो Okay. एग रिजर्व बहुत डाउन जा रहा है पॉपुलेशन में, फीमेल्स में। अच्छा। एंड मेल में भी लो स्पर्म काउंट या एबनॉर्मल स्पर्म काउंट या फिर एज़ोस्पर्मिया, दैट इज अ नील स्पर्म काउंट, ये सारा बहुत कॉमन हो गया है। Okay. जनरल पब्लिक को नहीं पता होता, बिकॉज लोगों को ये वाले ट्रीटमेंट के लिए वैसे भी लोग ना तो फैमिली में मेल्स तो डिस्कस बिल्कुल करते जाना हैं ही नहीं चाहते और मेल जाना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली हाँ, यही ये है। इस बात पे मैं स्ट्रेस देना चाहूंगी कि फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी एक इशू सिर्फ फीमेल का नहीं है। Exactly, क्योंकि पहले ये- एक टैबू था कि नहीं प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो अच्छा, इवन फीमेल को चेक करवाओ जाके, सबसे पहले सब फीमेल को उसका ले जाओ। करवाओ, और जबकि घर वाले भी जाके सब सारी फीमेल्स को वही- लेके जाते थे। हाँ, जबकि पता लगा कि मेल का वही उसका तो सब कुछ ठीक निकला, जब मेल को लेके गए तो पता लगा कि उसको तो नील काउंट है, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो इट इज अ ट्रीटमेंट जो कि कपल को लेना होता है, इट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल और मेल, और मेल है ना। It's a couple treatment इट इज basically. अ कपल ट्रीटमेंट फैक्टर में, क्योंकि एक होता है टर्म फीमेल इनफर्टिलिटी, एक होता है मेल इनफर्टिलिटी कंप्लीटली, एक थर्ड टर्म होता है दैट इज अ मिक्स्ड फैक्टर्स की माइल्ड फैक्टर इन द मेल, माइल्ड फैक्टर इन द फीमेल, और इसके बियॉन्ड भी एक होता है जिसको हम कहते हैं जिसमें कुछ भी फैक्टर नहीं समझ में आता, दैट इज अ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। दोनों नॉर्मल है और फिर बट भी स्टिल रिपोर्ट्स में देखो उसका अनएक्सप्लेन का क्या रीजन है कि ऐसा नहीं है कि कुछ फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं होगा तो डायरेक्ट है कि प्रेगनेंसी हो जानी हो जानी चाहिए। चाहिए। तो प्रेगनेंसी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेगनेंसी नहीं है इट मींस समथिंग इज एबनॉर्मल, और अगर प्रेगनेंसी है मींस एवरीथिंग इज नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, तो ये है कि अभी मे बी उसको टेस्ट करने के कुछ और फैक्टर्स हों जो कि अभी हम अनएक्सप्लेन्ड है, मे बी 10 साल के बाद कुछ और हमें कारण और फैक्टर्स पता लगने लगे तो ये अनएक्सप्लेन्ड और छोटा होता चला जाएगा। तो मतलब मेल और फीमेल दोनों को अपने टेस्ट कराने चाहिए, बिल्कुल। जो कि पहले से टैबू है कि थोड़ा सा फीमेल्स को ही फोकस करते हैं कि बच्चा नहीं होगा तो फीमेल की गलती है। आजकल वैसे सिटीज में तो अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी लोगों में अवेयरनेस ही आनी चाहिए, मेल्स को भी अपने टेस्ट कराने चाहिए और फीमेल्स दोनों को साथ में दोनों आगे को बढ़ना साथ में होता आगे है, बढ़ना होता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर सपोज एक में प्रॉब्लम को लेके आप चल रहे हैं और फिर दूसरे को जब टेस्ट कराएं, जब तक हम उसको करेक्ट करें और पता लगा दूसरे में भी प्रॉब्लम थी, टाइम तो इज इम्पोर्टेंट टाइम नाउ, इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका फर्टिलिटी के लिए। फर्टिलिटी के लिए। अच्छा, रूल ऑफ लाइफस्टाइल तो जैसे डिस्कस किया था आपने कि जंक फूड ये सब हमें नहीं खाना है। हेल्दी डाइट में हेल्दी protein डाइट में क्या लेना है? जैसे अगर हम प्लान कर रहे हैं नॉर्मली, आई एम नॉट टॉकिंग कि आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं, वैसे कोई भी अगर कंसीव करने के लिए प्लान कर रहा है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो फीमेल्स को मेल्स को दोनों को अपनी डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि दोनों की डाइट से आई थिंक फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की डाइट से फर्क पड़ेगा और दोनों के लाइफस्टाइल से फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो जो हमारा ट्रेडिशनल, हम बहुत वेस्टर्नाइज है कि सब लोग वेस्टर्न हर चीज़ करना Follow चाहते करने हैं लगे। कि आप ड्रेसिंग सेंस भी, आप खाने का स्टाइल भी, हर चीज़ आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली जो हमारा ट्रेडिशनल Indian इंडियन फूड culture है है। और जो कल्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर फर्टिलिटी, फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बेसिकली जो भी आप लें, पहली बात तो आपका वेट, आप ना तो ओवर वेट होना अच्छा है फर्टिलिटी के लिए और ना ही अंडर वेट होना इम्पोर्टेंट है। तो एक आइडियल जिसको हम कहते हैं BMI कि 18.5 से 25.5 इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ BMI। तो 18.5 से भी आपको कम नहीं होना है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, और आपको 25.5 से भी ज्यादा नहीं होना है जिससे भी आपको मतलब वेट आपको कंट्रोल रखना है। आपको कंट्रोल रखना है। वेट वो तो कैसे वैसे सारी कंट्रोल होगा? बीमारियों में आजकल रीजन है। हाँ, वेट से वो सभी भी कुछ बढ़ रहा क्यों है। होगा, क्योंकि उसके भी एक तो होता है डिजीज रिलेटेड आपका वेट है, एक होता है कि आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। तो उसमें क्या करना है, बेसिकली आपको जंक फूड कम से कम करना है खाना, और आप अपना हेल्दी फूड खाएं, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स। जंक मतलब हमारा सारा पैक्ड प्रोसेस और जो बाहर का फूड, बिल्कुल, कोला जो हमारे ड्रिंक्स हो गए, हाँ। ये सब चीजें आप कम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दे हैव वेरी हाई शुगर। इसको बहुत Maximum- अच्छा प्रमोट किया गया है, बच्चे भी आजकल ले रहे बच्चे जो हैं। हैं कि तो फिर इस चीज के लिए तो जो बच्चे हैं 10th 11th 12th क्लास के वहाँ और से जो ले कॉलेज गोइंग गर्ल्स है और जो बॉयज हैं, एक्चुअली सब इसको लोगों का तो प्रमोट ये अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आप जितनी भी चेन्स देखेंगे, डोमिनोज यू विल सी बर्गर चेन्स, यू विल सी और कोक, जिनके भी ऐड देख रहे हैं आप, नारियल पानी का कितना ऐड देखते हैं या अच्छी चीजों का कहाँ ऐड देखते हैं, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे
वो तो हमने खाना ही बंद बट कर दिया। अब बाकी फूड में भी ना अब ये आने लग गया है ना कि रागी बर्गर रागी खाइए। थिंग रागी के अब बर्गर। उन्होंने तो अब ये हेल्दी चीज को इंक्लूड करना है, या होल व्हीट इसमें Whole ग्रेन wheat। है, हाँ। इसमें ऐसे करके है, तो अब नूडल्स में उन्होंने भी अब उसी जो को होल व्हीट नूडल्स आ गई हैं, आई कांट that टेल द नेम बट होल व्हीट is- नूडल्स भी आ गए, या, राइट। तो इसीलिए वो लोग भी अब इस चीज को ऑप्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं भी जैसे हेल्थ के हाँ। रिलेटेड बहुत सुनती रहती हूँ, डाइट हम लोगों ने भी चेंज की है, तो मुझे भी वही लगता है कि घर का खाना खाएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप- ऑयल घर का यूज करें, बिल्कुल। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ये है कि बाकी ले ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटली 100% आपको लेना, बट ये ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप काफी कम कर देंगे। हाँ, अगर मतलब आप 7 उसको दिन daily अगर आप हाँ, एक अगर दिन खा 2-3 दिन लीजिए। में अगर ऐसा है तो आप 15 डेज में एक बार या वंस वीक, मतलब इस तरीके से आप उसको फॉलो करिए। दूसरी बात कि जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, मतलब आपको टी कॉफी की के अमाउंट को थोड़ा कम करना है। ऐसा नहीं है कि आप 8-10 बार कॉफी टी ले रहे हैं, तो इस सब चीजों के भी इफेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको रिडक्शन करेंगे। अच्छा, इसमें चाय और कॉफी में जैसे प्रेगनेंसी में मुझे भी मना कर दी गई थी चाय, मतलब मुझे भी थोड़ी नहीं, चाय की आदत थी। देखो हाँ। एक तो रीजन ये होता है कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी और टमी अपसेट और ये सारी चीजें, नॉजिया वॉमिटिंग, ये ज्यादा होता है, Normal तो और होता ही ये है। लेने से और बढ़ेगा। इसलिए रिड्यूस Aggravate करने होगा, के लिए right. बोला जाता है। बाकी एक नॉर्मल 1-2 कप आप इट्स ओके फाइन आप ले सकते हो। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अल्कोहल। अल्कोहल इनटेक को आप देखो, अल्कोहल से फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। एंड स्मोकिंग इज वेरी 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 डेंजरस फॉर बोथ द कपल। अच्छा, स्मोकिंग मेल्स तो जैसे मेल्स में आजकल फीमेल्स में भी ये तो वो है, फैशन है। तो Smoking बच्चों में में- आजकल फैशन बढ़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये और फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल भी इसको अच्छा अच्छा, तो फिर- इसको आप क्या प्रेफर करेंगे कि बिल्कुल क्विट कर दें जो यंगस्टर्स हैं? कैसे जो क्विट हो आजकल- जाएगा? या बच्चे फिर- करते ही नहीं है, कोई भी नहीं या करेगा। कम कर दें, जैसे आपके पास कपल्स आते देखिए, होंगे smoking- ये स्मोकर्स। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर द स्पर्म एंड एग क्वालिटी, तो वो तो धीरे धीरे करके क्विट ही करना है। देखो, हो सकता है लोगों को क्या लगता है ना कि अच्छा वो तो इतने साल से पी रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, हमें भी क्यों होगा ऐसे। तो ऐसा नहीं है, हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट है। हो सकता है किसी को एक सिगरेट पीने से भी कैंसर हो जाए, और किसी को हो सकता है 25 साल पीने के बाद भी एग्जैक्टली कुछ हमारे तो डेंटल में भी है, ठीक तो है, तो बिल्कुल बट उसका फायदा कुछ भी नहीं है। इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड, ये जितने भी बैक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये सारे ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी को खराब करते हैं, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी में भी रोल होता है। तो मतलब दोनों की क्वालिटी, मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन हमारा थोड़ा खराब है। जेनेटिक और मतलब क्वालिटी दोनों की Quality खराब भी होगी ना, खराब तो फिर पहली बात तो प्रेगनेंसी होने की नहीं होगी, और वो होगी तो अबॉर्शंस के रिस्क, या फिर मिसकैरेज हो गया अगर हुई तो आपने कंटिन्यू रखा अगर स्मोकिंग एंड ऑल दैट, या फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के प्री एक्लेम्शिया हुआ, एक्लेम्शिया हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें होने का रिस्क होता और है। अल्कोहल से क्या रिस्क बढ़ेगा? अल्कोहल भी नॉट गुड फॉर द प्रेगनेंसी, तो और बोथ द कपल्स बोथ द कपल्स बेटर, दोनों ही आजकल चीजें सब ऐसी लोग हैं। आजकल मेल फीमेल्स का भी अल्कोहल का ट्रेंड है, कोई बहुत बड़ा हाँ, तो चीज़ दोनों ही नहीं चीजें है। देखो, हम अगर अपने ट्रीटमेंट में जब हमारे पेशेंट आते हैं, हमसे काउंसलिंग लेते हैं, तो स्पेशली हम उनको बोलते हैं कि प्लीज आप, क्योंकि ये चीजों को साथ में बंद करके चलोगे तो आपको यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। अब अगर इसके साथ में आप चलोगे तो इट मे बी कि आप इतना एफर्ट भी कर रहे हो और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ये तो मतलब basically- नॉर्मल तो ये एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल भी है कि आपको अपनी बॉडी में भी और भी तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अर्ली एज में डायबिटीज हो सकती है, सो मेनी थिंग्स आर देयर कि ये सारी चीजें लेने से जो भी कैंसर रिस्क है, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट वही है, तो बेटर नॉट टू टेक। नहीं तो अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबसे ये बोलना भी चाहूंगा, बेसिकली जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं आज के डेट में, यंगस्टर्स जो हैं हमारे, मेल्स भी और फीमेल्स भी स्पेशली, तो वो लोग अगर इसको सुने तो वहां से थोड़ा सा जो है कंट्रोल अगर करेंगे, बिकॉज कॉलेज के बाद सबसे पहले घर वाले ने शादी करवाते हैं। तो वो एक्चुअली या- उस एज पे क्योंकि वो समझ नहीं होती वो ना, समझ नहीं तो होती, लेकिन वो वहां जाके फिर आती है, वो हमने ये गलतियां करी थी, तो भाई ऐश भी करें जीवन में तो बहुत लिमिटेड करें, जिससे कि आगे वो फिर चीजें आपको परेशान ना करें। और मेल्स में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब जिम जाते हैं, बहुत लोगों को एकदम जब 70-80 राइट, ये तो जिम में जाना शुरू होता है, बिल्कुल तो जिम में क्या होता है कि स्टेरॉइड्स बिना ये- सोचे समझे कुछ बहुत सारी चीजें खाने लग जाते खाने लगते हैं। इसने किया, टेस्टोस्टेरोन भी इंजेक्शंस भी मैंने सुना कि किसी योगा ट्रेनर आपको इंजेक्शंस भी लगा देते हैं और कुछ भी कर देते हैं। मतलब दिस इज सॉरी बट आई वुड से कि ये सारी चीजें बिना सोचे समझे आपको नहीं करना है, चीजें नहीं लेनी Right. है। पहले आपको समझना है कि व्हाट आर यू टेकिंग, बिकॉज वो एज में कई बार हमारे पास पेशेंट आता है और रियली हमने पर्सन इज वेरी हेल्दी, सब कुछ ठीक है, स्पर्म काउंट कराया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे क्यों? problems जब हमने बैक हिस्ट्री पूछी कि कोई ऐसी ट्रॉमा की हिस्ट्री, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, कुछ ऐसा,
तो हिस्ट्री में कई बार ये मिला वो हमने तो ओवर स्टेरॉइड हमारे वहाँ थे तो हमने बहुत यूज किया एंड देन दिस इज द रिजल्ट कि अब हमारे पास ये है। मतलब तो जिम बिना जाने में कोई सोचे दिक्कत समझे नहीं है, हाँ आप लेकिन एक्सरसाइज स्टेरॉइड- करो, आप वर्कआउट करो, आप प्रोडक्ट्स भी प्रोटीन ये सोच समझ के लो कि कौन सा प्रोटीन है ठीक है कौन सा नहीं है एंड मतलब बहुत सोच समझ के आपको प्रोडक्ट को चूज करना है विद द जिमिंग एंड ऑल दैट। अच्छा, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर आल्सो हार्मफुल फॉर द जिमर्स लाइक एक्चुअली नहीं मैं उसको सारे को तो नहीं बोलूंगी Exactly. मतलब पर you have to ओवर प्रोटीन choose. डाइट इज आल्सो ओवर प्रोटीन डाइट हो सकता है। अब एक्चुअली उसमें फिर सिंगल प्रोटीन के साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना दैट राइट मतलब जैसे स्टेरॉइड वैसे आप जो steroid भी is a आप major- डाइट ले रहे हो हम्म। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ अपना आप जो है देखो आप कि प्रोडक्ट पूछे में क्या है प्रोडक्ट में क्या है And इंग्रेडिएंट्स उसके- वगैरह और अच्छे से जो है जो ट्रेनर है उनसे समझ के प्रॉपर फिर जो है लें फिर- मतलब दैट मींस कि अगेन ये फिर आपका 20 से 22-25 साल वाले लोगों की जो बात group कर रहे हैं हम लोग हाँ, yes, और क्योंकि फिर 18 से 25-24 वाला ही जो ग्रुप है ये यंगस्टर तब हमारा उस टाइम पे कॉलेज भी चल रहा है हमारा जिम भी चल रहा है हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी हैं तो हम लोग वो जो एक सेगमेंट है अगर वो ये सुन रहा है तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वहां से ऐश फ्यूचर के हिसाब से सोच के करें क्योंकि उसी टाइम बाइसेप्स ट्राइसेप्स क्योंकि और बॉडी उस बनाने time के मैं बाद- इसलिए तो नहीं उस टाइम में मोटो सिर्फ ये होता है कि हमें गुड मतलब वी शुड बी वेरी Girlfriend बनानी है गुड लुकिंग रहना है गुड लुकिंग सही बात। बट तो बाकी आगे पता ही नहीं था बेसिकली वो बच्चे भी वो होते बच्चे भी होते हैं उन्हें राइट वो देखो- समझ हम लोगों में नहीं होती है हाँ। किसी तो में भी जिम और मतलब जिम में अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो स्ट्रिक्ट नो नो और जो भी आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं उसमें अच्छी और- डाइट लें हाँ, कोई भी properly। मतलब कुछ भी चीज लेने से पहले कंसल्ट पहले पूरा देखिए उसको उसके क्या बाद लेना ही है। उसको लेना शुरू करो क्योंकि भाई एक बार इफेक्ट हो गया शरीर पे तो बहुत आगे तक दिक्कत है जैसे आपने समटाइम्स बताया कि- कुछ टेम्परेरी डैमेज होते हैं लेकिन कुछ अच्छा permanent ऐसा damage कोई भी हो सकते हैं ऐसे कोई पेशेंट का मुझे एग्जांपल बता पाए जैसे कि जो आपने मतलब नॉट रिवील द नेम बट आपने देखा हो कि भाई जिम करने के बाद ना ये सारी चीजें मैंने Yes, देखी हैं तभी मैंने बोला कि तो उनको क्या परेशानी रही वो कब से जिम कर रहे थे क्या अब मतलब बॉडी हेल्दी था सब कुछ हेल्दी था वो नहीं, क्या कुछ नहीं, था जैसे नॉर्मल जिमिंग लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एज में कब से जिम कर रहे थे अप्रॉक्स फिट एंड फाइन बंदा Okay. 4-5 साल जैसे भी उन्होंने No, okay. बट उन्होंने प्रोडक्ट्स लिए या कुछ ऐसा लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था तो दैट इज ओके ओके पेशेंट है आते हैं इस चीज अच्छा आते इज हैं। देयर आइडियल एज फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट या मतलब फीमेल और मेल के लिए कोई जैसे आइडियल एज है जैसे हम लोग आइडियल बेसिकली जैसे मैंने बोला कि जितना यंग है उतना ज्यादा अच्छा फर्टाइल टाइम है मतलब जो पहले शादी बेसिकली जल्दी हो 35 जाती के है, बाद फीमेल में चांसेस कम हो जाते कम हो हैं जाते हैं ऐसे ही मतलब डिक्रीज होना शुरू हो जाता है हम्म, ऐसे ही मेल में लाइक कि जितना आप अर्ली प्रेगनेंसी होगी तो वही मुश्किल होगी आगे एज में जाना ओके तो दिस इज मतलब कैरियर के साथ आपको ना ये सब भी चीज ध्यान बहुत रखना पड़ेगा अब बिल्कुल। अगर क्योंकि यूजुअली 28-30 के आसपास ही सारी चीजें हो रही हैं तो और 30th इंडिविजुअल भी है ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि नहीं 35 के बाद ही होगा 35 के पहले तो कुछ नहीं होगा राइट क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अर्ली 20s में भी उनके एग रिजल्ट बहुत कम होते हैं अच्छा। इंडिविजुअल बेसिस पे है कि आपके फैक्टर्स क्या हैं उसके बेसिस पे आप अपने डिसाइड करके एंड यू कैन अगर आपका सब कुछ ठीक है आप इन्वेस्टिगेट कराएं अगर आप डिले कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने एग रिजल्ट टेस्टिंग और ये सारी चीजें कराएं सो दैट आपके पास कितना टाइम बचा है वो भी आप कैलकुलेट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेप ले सकें कि क्या करना है ओके क्या हमें उसे फ्रीजिंग करानी है या हमें अगर शादी अगर 2 साल बाद होने वाली है तो वी गेट मैरिड की फिक्स हो चुके हैं लेकिन हम आराम से करेंगे तो आप थोड़ा सा ये कि अगर इफ यू हैव लेस टाइम तो फिर आप उसको जल्दी शादी करें अच्छा आपने जैसे एग फ्रीजिंग या oocyte फ्रीजिंग की बात की थी तो हम्म। ये टेस्ट करा के लोग डिसाइड करें कि एज के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए नहीं 20 जैसे मैंने 30 बोला हाँ, कि हाँ। कि यही चीज है कि अगर पहले से ही डिफाइन है कि नहीं हमें क्योंकि जितनी जल्दी एज में करेंगे उसमें नंबर भी ज्यादा होंगे और क्वालिटी भी अच्छी होगी हम्म, तो अगर पहले से ही पता है कि वी आर नॉट गेटिंग मैरिड कि हम तो या हमें कोई राइट लाइफ पार्टनर हाँ ना, नहीं मिला हाँ, अभी तक तो अभी हम तक हम ऐसे ना, डिसाइडेड नहीं है तो जितनी जल्दी आप करोगे उतने ज्यादा एग्स आपके फ्रीज होंगे और उनकी क्वालिटी उतनी बेटर होगी Okay. तो ऐसा कोई डिफाइंड कुछ एज नहीं है लेकिन आप जितनी जल्दी करोगे अब जैसे अगर एक लेडी है 40 इयर्स के हो गए हैं हम्म, अब वो सोचे कि मुझे एग फ्रीज कराना हाँ, तो है egg की तो quality वो खराब ऑलरेडी है। डैमेज उसका नंबर कम Right. है क्वालिटी खराब है पहले से पता है कि इनका 50% जो है एग्स खराब ही होने वाले हैं तो उस एज पे एग फ्रीजिंग कराने से बेटर था कि आप 30s में अर्ली 30s में करा चुके होते इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो 35 से पहले 30th ग्रुप के जो एज ग्रुप के लोग हैं हाँ एक हम लोग अगर उनको बोले 30 से And 35 25 से 35 क्योंकि वाला। अभी मैं वो भी नहीं लूंगा मैं तो अब आप क्या इसमें मतलब ये एडवाइस करेंगे फिर दोबारा से उन यंग कपल्स को क्या हम लोगों को कोई एक ऐसा टेस्ट कराना चाहिए मेल या फीमेल को कि भाई हम लोग ओके हैं बिकॉज शादियां यूजुअली ग्रेजुएशन के बाद ही होते हैं 90% और मेल्स में जॉब लग जाएगा तो शादी होएगा लड़कियों में ये रहता है कि भाई एज देख के पापा मम्मी भाई 25 की लड़की हो रही है 26-27 की हो रही है करना देखना शुरू कर देते हैं
तो आने वाले टाइम में जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आजकल लोग रिपोर्ट्स मांगने लगे एक दूसरे का, राइट? बिकॉज लोग शादी से पहले ना एक बार रिपोर्ट्स देख लेते हैं। बहुत से जो हाई क्लास कपल्स है वो रिपोर्ट्स भी देखते हैं, HIV तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो ऐसा क्या आप एडवाइस करेंगे यंग बच्चों को जो 25 के आसपास की एज के हैं कि भाई ये वाला टेस्ट मेल अपने लिए करवा ले, फीमेल अपने लिए करवा ले? देखिए, कोई ऐसा टेस्ट है? टेस्ट में देखो, फीमेल के लिए तो एक सिंपल सा टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, AMH टेस्ट बोलते हैं उसको, रिजर्व टेस्ट होता है। तो उससे थोड़ा उससे आई होता है कि व्हाट इज दैट, मतलब वो बहुत महंगा टेस्ट नहीं है? नहीं, बहुत महंगा टेस्ट मतलब करवा सकते हैं वो 20-22 साल की, 24-25 साल की लड़की अगर तो करवा सकती है। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट। एंड मेल के लिए तो सीमेन के लिए तो सीमेन एनालिसिस बहुत बेसिक, जो कि these are the basic testing, जिससे बहुत कुछ पता लगता है। ज्यादा कुछ कॉस्ट फैक्टर नहीं है, दे कैन गेट एंड कोई हां इसके ऊपर लोग बात नहीं करते। मतलब कॉलेज में हम लोग ये चीज, अगर हम लोग इसको एक मतलब कॉलेज ग्रुप में, आई थिंक नहीं हर किसी के लिए, देखो 80% लोग तो प्रेग्नेंट ही हो रहे हैं ना, हो रहे हैं, एग्जैक्टली। ओवर भी इन्वेस्टिगेट नहीं करना ना कपल, राइट? तो जब तक हमें मतलब अब हर केस में हमें क्यों कराना है ना, व्हाई वी वांट टू डू, इट्स ओके, दैट इज की जो व्यक्ति सिगरेट भी पी रहा है, उसको पता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, 20 साल का हूँ, और जो भाई ड्रिंक भी कर रहा है, पर सिगरेट और लोग उसे छोड़ना चाहिए। देखिए कोई नहीं छोड़ता। देखिए ये हम लोग पॉडकास्ट पे भी बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप मेरे को बोलोगे कि डॉक्टर गौरव आप ये कर दीजिए, मुझे, मैं अपने मन से ही करूंगा, आपके कहने से कुछ नहीं करूंगा, राइट? दिस इज बेसिकली व्हाट इंडिया इज। हम लोग डेंटिस्ट हैं, हम लोग एक अच्छी एडवाइस देते हैं कि भैया आप करा लीजिए। अब जैसे टबैको चूअर्स हैं, पता है कैंसर हो जाएगा, और मेरे पेशेंट रोज में भी लिखा है, हमारे, हम डेंटिस्ट के पास पेशेंट ही वही आते हैं। वी आर द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इन वर्ल्ड नाउ इन ओरल कैंसर, राइट? कैंसर में नंबर 1 बन चुकी है इंडिया, राइट? तो उसमें आप उस चीज को तो सबको पता है, तो कोई भी अपने मन से करेगा। आप, हम लोग एडवाइस अच्छा दे पाए यहाँ बैठ के इस माध्यम से, तो वो एडवाइस के लिए मैंने बोला भाई 80% लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, जो गुटखे खा रहे हैं 80% कैंसर नहीं हो रहा, 90% को नहीं हो रहा, जिसकी किस्मत खराब है उसको हो रहा है। कैंसर खाने वाले नहीं, मैं तो जनरलाइज, मैं एक जर्नल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग उन यंग बच्चों को एटलीस्ट जो उसको पता है कि मैं ड्रिंक भी कर रहा हूँ कॉलेज टाइम पे, और मैं अभी, मेरे को जॉब भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन आई एम ड्रिंकिंग, आई एम स्मोकिंग ऑल्सो, तो उनके लिए तो एटलीस्ट मैंडेटरी होना चाहिए, वो खुद करा सकता है ना चुपचाप जाके। सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, जो आजकल डाल सेक्स एजुकेशन के लिए लोग जो है करियर में, ये सब में वही चीज है, अल्टीमेटली घूम के आपको ये सब कराने से ये भी करना है, लेकिन आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जो कि आपको ये समझ में आना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हेल्दी सेक्सुअल हैबिट्स भी पता होनी चाहिए उनको, जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि आजकल तभी से लोगों को आजकल पता होनी चाहिए, जो कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। लोगों को लगता है, हमारे पेरेंट्स को लगता था अपने आप पता हो जाएगा, मतलब अवेयरनेस नहीं दी जा रही है, दैट तो दे शुड बी अवेयर ऑफ दैट। आजकल इंक्लूड भी हो गई है करिकुलम में, आई डोंट नो मतलब वेदर इट इज प्रॉपर्ली इंक्लूडेड, लेकिन काफी स्कूल्स में है। मूवी भी बनी थी अभी बीच में, ओ माय गॉड, अगर देखी हो तो दैट इज वेरी, मतलब गुड मूवी, मैसेज अच्छा था। तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस नहीं है तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। एग फ्रीजिंग हो गई थी, स्पर्म फ्रीजिंग भी करा सकते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग भी होती है, और वो कब आप एडवाइस करते हैं और कब करानी चाहिए? यूजुअली तो स्पर्म फ्रीजिंग, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला कि उसमें थोड़ा मेल में एज फैक्टर थोड़ा डिलेड है, तो बेसिकली जो हमारे पास हम जो पेशेंट्स देखते हैं वो ऐसे केसेस लाइक कि अगर जिसमें कोई बेसिकली कैंसर पेशेंट्स हैं, तो होता क्या है कि अगर टीनेज में कोई कैंसर हो गया है और अगर वो अभी मैरिज भी नहीं है बच्चे की, या फिर तो या अर्ली मतलब 18 प्लस हो गए हैं और उसके बाद मतलब अभी शादी नहीं है, बच्चा ही है वो, तो ऐसे में कैंसर ट्रीटमेंट में जाने से पहले दे कैन डू सीमेन फ्रीजिंग करा लें, क्योंकि अब किस टाइप का कैंसर है और उसका क्योंकि रेडिएशन की जरूरत होगी उसमें, या फिर कीमोथेरेपी की जरूरत होगी, तो उसके बाद जाके आपके स्पर्म काउंट होंगे या नहीं होंगे, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो तो फिर बाद में फर्टिलिटी आपका इशू होने ही वाला है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली स्पर्म फ्रीजिंग की जाती है, जब वो अपने कैंसर से सर्वाइव होके अच्छे से ट्रीटमेंट लेके वो निकल के आएंगे, उसके बाद में वो उस सैंपल को यूज करके अपने ही जेनेटिक पार्ट से बेबी को प्रोडक्शन हो सकता है। तो दीज आर द वेरी केसेस। और कुछ और डिजीजेस जिसमें कि मतलब जो भी डिजीज में ये है कि आगे स्पर्म पे फर्क पड़ने वाला है, तो ऐसे केस में 40 प्लस हो चुका है, कोई अभी शादी नहीं हुई, बाद में उसको 40 प्लस भी ऐसा कोई नहीं है, मतलब मेल में थोड़ा सा, तो वो तो फिर डिपेंडिंग अपॉन अगर स्पर्म फैक्टर्स खराब हैं, सपोज अगर वेरी ऑलिगो मतलब बहुत कम काउंट है, ये सब चीजें हैं, तो ऐसे में आपको रूल करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ऑलिगो या जो कम काउंट है वो नील
में कन्वर्ट होगा। Okay. तो जब नील में होगा तब तो ऑप्शन डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम्म। इसीलिए जब आपके पास चीजें हैं हम्म। इवन इन द स्मॉल नंबर्स तब भी आप उसको सैंपल को फ्रीज करा Freeze सकते हैं करा सो दैट सकते कि हैं। उसकी पूलिंग हो के व्हेन यू वांट टू यूज दैट हम्म। यू कैन मतलब रिपोर्ट्स के आधार पे वो डिसाइड कर लेंगे कि कम है तो हम आगे वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस की तो हमारी बात हो गई थी, उसके बाद हम लोग अगर बात करें जैसे आपने डाइट में बोला था तो हेल्दी फैट या मतलब ये सब भी कुछ क्योंकि हाँ आप एक चीज और एडवाइस मैं ये करते बताना हैं? चाहूंगी क्योंकि ये जो भी चीज करने से पहले देयर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, इंडियन गाइडलाइंस, जो कि वो सब चीजें फॉलो करनी होती है, किस केस में हम कर सकते हैं किस में नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक डिटेल एक अलग ही सेक्शन हो जाता है, तो उसको हर इस मतलब पॉडकास्ट उसके पे प्रॉपर क्लियर करना तो वो इंडिविजुअलाइज नहीं, मैं सुन रहा था जैसे 50 प्लस के बाद हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो भी नया गाइडलाइन है फीमेल्स के लिए। फीमेल आईवीएफ जो होता है 50 इयर्स है, एंड राइट? मेल के लिए 55 55 इयर्स है, और राइट? इसमें से किसी भी कपल की एज अगर क्रॉस करती है बट तो एक नहीं कर सकते। न्यूज़ बट में ये तो आईवीएफ के लिए आरटी ट्रीटमेंट्स के लिए है, नॉट फॉर या लिसनिंग अ न्यूज़ फ्यू डेज बैक, वो मतलब मूसेवाले जी के शायद मदर को शायद अभी जो हुआ था, मुझे वो नहीं पता। हाँ मुझे मतलब some people are saying it is IVF but I मतलब we don't know। I can't say anything, देखिए मैं नहीं जानती, तो देखो Right, जो रूल right. है I can talk about only Yes. that rule According part। to फीमेल Indian के लिए guidelines। 50 years और फीमेल के लिए 55, राइट? That is a अच्छा, पीसीओडी पे बस थोड़ा सा मैं एक दो लाइंस बात करना चाहूंगी। व्हाट इज पीसीओडी, जैसे आजकल सबने ही सुना होता है और इसका भी फर्टिलिटी पे जैसे बहुत फर्क पड़ता है, आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो इसके लिए क्या है और थोड़ा सा इसके लिए बस हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। देखो पीसीओडी मतलब होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों ओवरीज में एग का नंबर बहुत सारे होते हैं बट उनकी क्वालिटी थोड़ा सा मे बी कॉम्प्रोमाइज होती है एंड उनका एग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, तो इसकी वजह से साइकिल बहुत इरेगुलर होती है क्योंकि वो टाइम से डेवलप नहीं होते, टाइम पे रप्चर नहीं होता, इसीलिए पीरियड आगे पीछे होता है। और क्योंकि अब यही नहीं पता होगा कि ओवुलेशन बॉडी में कब हो रहा है, तो ट्राई में मुश्किल आएगी। जैसे इसमें साइकिल्स में कई बार ये होता है कि 2-2 3-3 महीने पे पीरियड्स आते हैं, तो एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब रहा है ओवुलेशन, तो ट्राई कब करना होगा, तो प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे केसेस में और यूजुअली पीसीओ वाले लोग होते हैं, वैसे तो दोनों कैटेगरी होती है कि लीन एंड थिन लोग भी में भी पीसीओ होता है, बट यूजुअली कुछ लोग जो होते हैं वो ओबीज होते हैं, जिनकी हैबिट्स, तो क्या होता है कि उनकी हैबिट जैसे कि जंक फूड खाने की ज़्यादा हैबिट है, अनहेल्दी वेट है, ये सारी चीज़ें मिला के तो एक तो ओवरी में ये इफेक्ट दिखा, दूसरी बात बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड और एसोसिएटेड ये है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो कुछ एबनॉर्मल हेयर भी आते हैं, ये सारी चीजें भी एसोसिएटेड हो सकती हैं पीसीओ में, ठीक पर है? काफी फ्रीक्वेंसी है इसकी भी ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि वही लाइफस्टाइल है, वो सब चीजें हैं। yes, तो lifestyle। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि एक तो आप अपने डाइट को चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, स्लीपिंग हैबिट को चेंज करेंगे। दूसरी बात, अगर अपने वेट में 10% भी वेट लॉस करते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस बहुत पे काफी इफेक्ट होता है। तो वेट लॉस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट अगर वो पर्सन ओबीज है। अगर लीन एंड थिन वाला पीस है तो डिफरेंट स्टोरी है, बट अगर ओबीज है तो देन दे शुड लूज सम वेट। तो ये करने से बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस कम होगा, सिम्टम्स कम होंगे और बाकी चीजें नॉर्मलाइज होंगी। मतलब 10% वेट लॉस से भी आपके हार्मोन बिल्कुल, अगर आपने 10% भी लॉस किया ना तो वेट इज important। वेरी इंपॉर्टेंट, वेट रिडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और बाकी मैंने बोला कि आपको डाइटरी हैबिट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। एंड फर्टिलिटी में ये है कि अगर आप पहले तो लाइफस्टाइल ये सब करेंगे, अगर आपका उससे ठीक हो जाता है, अगर हाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फिर उसमें डेफिनेटली वो तो इंडिविजुअलाइज बेसिस है, तो आपने डॉक्टर से मिलना है, अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड कि व्हाट इज द सिचुएशन, देयर इज नीड टू गिव सम मेडिकेशन और नॉट, और आपका क्या करना है। एंड और ऐसा नहीं है, एक स्टिग्मा होता है कि पीसीओ मींस एवरी प्रेगनेंसी विल बी, के नेचुरल तो कभी हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ लोग नेचुरली भी कंसीव कर जाते हैं, कई बार सिर्फ अल्ट्रासाउंड करने में पता लगता है अच्छा इनका पीसीओ था, बाकी उनको कोई सिम्टम नहीं होता, सब चीज़ ठीक है कि साइकिल रेगुलर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में वो नेचुरली भी कंसीव कर जाते हैं। और ओनली आईवीएफ ऑप्शन नहीं होता बहुत कई बार, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि टाइम पर एग बड़ा नहीं हो रहा, रप्चर नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि माइल्ड ओव्यूलेशन इंडक्शन से भी लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, या फिर मतलब देयर आर ऑप्शंस जिसको लेके प्रेगनेंसी में हाँ थोड़ा डिफिकल्टी तो आती है ये लॉट में। तो आपको असिस्टेंस की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है पीसीओ वाले लोगों में। अच्छा, हम थोड़ा सा ऑप्शंस पे बात करेंगे। एक तो नेचुरल प्रेगनेंसी है, अगर वो नहीं हो रही, जैसे आपने फर्स्ट उस पे बताया था कि 1 साल तक लोग ट्राई कर रहे हैं और अगर उनको फिर बेबी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, देन वी विल कंसीडर इट एज इनफर्टिलिटी, तब उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शंस उसके बाद रहते हैं? जैसे आईवीएफ एक ऑप्शन हो गया, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं
जो आप लोग रिकमेंड करते हैं और जब हम पब्लिक को बताना चाहेंगे? तो देखो एक्चुअली लोगों को एक तो पहली बात लगता है कि इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल नाम सुन के बस लगता है कि बस ये आईवीएफ करते हैं या फिर ये टेस्ट बेबी करते हैं और कुछ नहीं करते। तो बेसिकली क्या होता है कि इट इज नॉट लाइक दैट कि हम लोग सिर्फ आईवीएफ नहीं करते हैं, हम हर इनफर्टाइल कपल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें ऑप्शंस में ये है कि पेशेंट की नीड एंड उनके डायग्नोसिस के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। इट इज़ नॉट मेंट कि हर केस में ये दिक्कत देना है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जैसे मैंने बोला कि कई बार अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स नहीं लगता, वेरी यंग कपल यार हमें लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, हमने टेस्ट कर लिया सब चीज़ ठीक है, तो वी कैन जस्ट टेल देम राइट टाइम ऑफ ट्राइंग और उनका थोड़ा सप्लीमेंट्स और उनको वे बताने से भी कुछ लोग ये दिस इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। सेकंड थिंग इज लाइक अगर उससे नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन इंडक्शन हम कर सकते हैं कि अच्छा, ओव्यूलेशन और इंडक्शन पे थोड़ा सा ओव्यूलेशन इंडक्शन मींस हमने कुछ मेडिकेशंस दिए जिससे कि एग बड़ा हुआ और उसका फिर हमने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया, मींस अल्ट्रासाउंड से चेक किया कि एग कब बड़ा हो रहा है, कब बड़ा हो रहा है, और जब उसका एग का मतलब साइज इसमें कुछ मेडिसिंस दिए, मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये ओरल मेडिकेशंस आती हैं मेरी जो बेसिक होती हैं मेडिकेशंस। एंड उसके बाद में जब एग को ट्रेस किया बाय द अल्ट्रासाउंड ओनली, तो उसमें क्या होता है कि जब हमने देखा कि एग इज रेडी नाउ, तो हम उसको ट्रिगर का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दिस इज वी कैन टेल कि दिस इज द टाइम यू कैन ट्राई, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन इंडक्शन। ठीक है, तो हमें पता है क्योंकि अब ये ओव्यूलेशन का टाइम है, अब आपको मतलब ये 3-4 दिन 5 दिन आपके पास टाइम है, फर्टाइल टाइम, राइट। ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर आईयूआई का ऑप्शन होता है, छोटा ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो अगर आपके फैक्टर्स ठीक हैं, बहुत ज़्यादा माइल्ड मतलब ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, तो माइल्ड फैक्टर्स में आईयूआई भी वर्क करता है, जिसमें कि स्पर्म सैंपल को लेके मतलब इंडक्शन करके एग को रप्चर करा के एंड एट द टाइम ऑफ कि हम ये बोले कि आप ट्राई करो, वो नहीं करके हम बोलते हैं हस्बैंड के सैंपल को थोड़ा लैब में लेके उसको प्रोसेस करके एंड फीमेल के यूट्रस में बाय अ इंजेक्ट करते हैं, हाँ कैथेटर से स्मॉल कैथेटर में इंजेक्ट, तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं आईयूआई। तो थोड़ा सा चांस इंप्रूव हो जाता है बिकॉज नेचुरली कंसेप्शन का परमानेंट चांस 5 to 8% होता है, विद आईयूआई इट इज लाइक 15 to 20%। ओके, मतलब दिस इज आल्सो नेचुरल, मतलब बॉडी के अंदर ही हो रहा है, हाँ, स्पर्म बस थोड़ा सा स्पर्म के ट्रैवल को कम कर हाँ, देते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, थोड़े से पूल स्पर्म, एक्टिव स्पर्म्स पहले डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं उनके पहले आप लोग। हाँ, नहीं इट्स अ पूल ऑफ ये। ओके, तो पूल ऑफ में से ये है कि आपने प्रोसेस किया तो मोस्ट एक्टिव स्पर्म्स जो हैं वो आप अवेलेबल है, और थोड़ा सा ट्रैवल और जो कि वजाइना में है तो वो स्पर्म थोड़ा पास में नियर जाके ओके उनके लिए हेल्प कर रही ये है अगर माइल्ड फैक्टर्स हैं। और इसके लिए ट्यूब्स का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्यूब ही ब्लॉक है तो नहीं हो सकता। फिर अगर और ये सब चीजें भी हो गई नहीं है या फिर कुछ डायरेक्ट इंडिकेशन होते हैं तो इन वही मैंने बोला कि इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। तो एवरी कपल इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, तो उसके डायग्नोसिस के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। एंड फिर वही टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ ऑप्शन होता है जिसमें कि ट्यूब ब्लॉकेज है जो मोस्ट कॉमन कॉज है कि हमें आईवीएफ क्यों करना है। ट्यूब ब्लॉक है, राइट। ट्यूबल ब्लॉक है तो ट्यूबल ब्लॉक अगर वो अगर ब्लॉक है जहाँ पे एग और स्पर्म की मीटिंग होनी है तो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती, आपको असिस्टेंस से प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसके अलावा और भी डायग्नोसिस होती है जिसमें हमें आईवीएफ करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आईवीएफ में हम लोग करते क्या हैं, जैसे मतलब आईवीएफ में क्या करते हैं कि नेचुरली टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिंग होता है दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी, हाँ इसका मतलब हाँ कुछ नहीं है पहले नहीं मैं मुझे नहीं बताना, बाहर फर्टिलाइजेशन, बस बाहर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में बेबी है ऐसे एम्ब्रियो फॉर्मेशन लैब में होता है तो इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नेचुरली एक एग डेवलप होता है एवरी मंथ, और इसमें आईवीएफ में क्या करते हैं कि एक साइकिल में जितने भी एग्स होते हैं उसको बाय इंजेक्शंस उसको ग्रो किया जाता है व्हेन द एग्स आर रेडी। क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा था उसमें मतलब इसमें हम लोग कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं वहां पे जो डेली बेसिस पे लगेगा। एंड और क्योंकि बाकी ये है कि बाकी भी जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें एग की क्वालिटी नहीं पता, ओनली वी कैन सी द कि हाँ ठीक है ये एग बड़ा हुआ उसका, क्योंकि शेल दिखता है एक्चुअल एग नहीं दिखता है आपके सामने, तो वो हमें क्वालिटी पे नहीं कमेंट कर सकते। तो आईवीएफ में क्या होता है कि उसमें जो भी एग निकलेंगे फिर उसके हर एक एग की क्वालिटी चेक होती है। तो सपोज वी गेट 15 एग्स, तो उसमें से पता लगा आफ्टर चेकिंग द क्वालिटी कि 5 आर नॉट गुड एंड 10 आर गुड, तो मींस हमें पता है पहले से फ्रॉम द स्टार्टिंग कि यही एग है जिनको हमें आगे प्रोसीड करना है। ऐसे ही सेम टाइम पे हस्बैंड का सैंपल जो कि मिलियंस में स्पर्म है उसको हम एक स्पर्म को सिलेक्ट करके एक गुड क्वालिटी एग में गुड क्वालिटी स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। तो ये काम लैब में होता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट लैब में होता है। That is done under a microscope. Yes, Yes, vision. ठीक है,
तो एग निकाल लिया फीमेल से और मेल ने स्पर्म दे दिया, उसके बाद उनका काम अभी ओवर है। लैब में ये सब प्रोसेस चल रहा है, फर्टिलाइजेशन होना, इक्सी होना। अब इसमें 2 वेज हैं, एक होते हैं आईवीएफ, एक होता है इक्सी। आईवीएफ का मतलब क्या होता है कि एक एग के साथ में कई सारे स्पर्म्स को डाल दिया, एंड इक्सी का मतलब होता है कि एक एग में एक स्पर्म को इंजेक्ट किया। सो ये डिफरेंस होता है। वो तो ये डिसाइड होता है पेशेंट के फैक्टर्स के बेसिस पे, मेल और फीमेल की हिस्ट्री के बेसिस पे कि हमें क्या करना है। इंडिविजुअल केसेस पे डिसाइड किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसको पार्ट में मतलब दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। तो कितने लोगों का टीम इसमें रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आपके साथ और भी, जैसे आपने बोला इसीलिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट और लैब एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्लस एंड्रोलॉजिस्ट, ये सारे लोगों का बहुत तो लैब में कौन स्पेशलाइज्ड पर्सन रहता है? एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट मेल, और लैब भी इसके लिए बहुत सेटअप बड़ा रहता होगा। और लैब का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट का। इसीलिए जितनी अच्छी लैब होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, ये एक बार हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था, आपने बोला लैब इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। लैब, क्योंकि लैब ये है कि हाँ, वहाँ पे जो आपका क्रूशियल एग और स्पर्म को ग्रो करना है, तो जितना वो क्वालिटी मेंटेन होगी लैब, वो उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट है। और बेस्ट एग और बेस्ट स्पर्म को हम मीट choose कराते कर हैं, रहे उसके बाद में जब उसका ग्रोथ होती है तो जो भी पोटेंशियल होगा, मोस्ट पोटेंशियल होगा, वही आगे लास्ट तक पहुंचेगा। अदरवाइज तो सब पीछे ही रुकते चले जाएंगे, कुछ फर्टिलाइज नहीं होंगे, कुछ आगे ग्रो नहीं करेंगे, डे 1 में नहीं जाएंगे, डे 2 डे 1 इज फर्टिलाइजेशन, फिर डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 इज अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं कई, और मैक्सिमम डेज जो कि हम लैब में ग्रो कर सकते हैं दैट इज 7 डेज। तो उसके बाद 7 डेज तक हम लोग लैब में ही मतलब सारा ग्रोथ चल रहा है। हाँ, और फिर जो भी अच्छा एम्ब्रियो बनेगा उसको अगर हमें फ्रेश ट्रांसफर है तो इन द सेम गो हम उसको बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और अदरवाइज फ्रीज करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट मंथ व्हेन फिर हम यूट्रस को लेडी को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, एंड देन जब यूट्रस रेडी होता है तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। उस 1 मंथ तक हम लोग मेडिसिन भी पेशेंट्स को दे रहे होंगे। हाँ हाँ, मतलब यूट्रस को वो चलता रहेगा। फिर हमने अंदर इम्प्लांट कर दिया, देन द नेचुरल प्रोसेस। और फिर उसके बाद 12 डेज के बाद में 12 to 14 डेज में प्रेगनेंसी टेस्ट होता है कि अल्टीमेटली अभी हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ इज आल्सो लाइक 100%, इट इज लाइक अ चांस विद द कपल, एंड वो जो हर किसी कपल का एक चांस इंडिविजुअल होता है, तो एक जनरलाइज चांस डिसाइड करना मुश्किल है। मतलब एक कपल है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और एक कपल है जिसमें कुछ भी एकदम नॉर्मल है, यंग कपल है, तो डेफिनेटली उनका चांस ज्यादा होगा, और एक वो कपल है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एज्ड भी हैं, तो उनका चांस कम होगा। तो इंडिविजुअल चांसेस होते हैं, बट हाँ बहुत सारे फैक्टर को क्रॉस करके यू कैन गेट द प्रेगनेंसी, बट इट हैज गुड चांसेस। यस। इक्सी आपने बोला, इक्सी के बारे में थोड़ा सा पूछूंगा। इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि मैंने बोला कि एक एग में एक स्पर्म को इंजेक्ट करना, और उसमें हम लोग एक ही एग पे बहुत सारे में कई सारे, एक पेट्री डिश में कई सारे स्पर्म्स को डालते हैं। दोनों का कॉस्ट सेम होता है? हाँ, कॉस्ट देखो ये क्या होता है, हाँ मतलब हम लोग एक्चुअली आईवीएफ बहुत महंगा ट्रीटमेंट माना जाता है, राइट। हार्ट फर्टिलिटी हम इसमें इंडिविजुअली पेशेंट फैक्टर भी हम इसको अलग से चार्ज नहीं करते हैं। इट इज अ पार्ट कि जिसमें हमें जिस बेसिस पे लग रहा है कि इस फैक्टर के हिसाब से ये होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। एंड फॉर द ब्लास्टोसिस्ट आल्सो, कि क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो जो आगे जाएगा दैट इज द मोस्ट पोटेंशियल, तो हम उसको अलग से चार्ज नहीं करते। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो उसको अलग से भी चार्ज करते हैं। तो ये एक बिकॉज हम ये अपने पेशेंट वाइज डिसाइड करते हैं, इट इज नॉट द पार्ट कि उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट, मतलब चीजें पहले से ट्रांसपेरेंट हाँ ट्रांसपेरेंट है, और ये एक्सक्लूजन में नहीं है, क्योंकि टू गिव द बेस्ट क्लिनिकल केयर तो ये सारे तो इंक्लूड ही हैं जो कि हमारे आईवीएफ सेक्टर। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट भी लोग फ्रीज कराते हैं, मैंने एक टर्म। हाँ, यही तो ब्लास्टोसिस्ट ही तो मैंने बोला, जो डे 5 एम्ब्रियो होता है, डे 5 6 और 7 5th डे के 5th 6th 7th, हाँ दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जितने भी बनेंगे एक बारी में ट्रांसफर आप 1 या 2 एम्ब्रियो करते हैं, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। जैसे हमारे पास ये भी पेशेंट आता है, अभी हो गया मान लो फर्स्ट गो में सब कुछ हो गया, बाकी आपने फ्रीज कराया हुआ है, तो अब 2-3 साल के बाद यू वांट अनदर बेबी, तो आधा काम ऑलरेडी है कि आपके बेबीज फ्रीज हैं, तो यू जस्ट मतलब 1 साल का प्रेगनेंसी करके 5 साल तक कर सकते हो। उसका चार्ज रहता है अपना, रिन्यूअल चार्जेस होते हैं, और फिर आप सेकंड को भी आएंगे, तो फिर से एग प्रोडक्शन नहीं करना। अब 3 साल पहले, अब आप 2-3 साल और हेल्दी, आपके पास हेल्दी है, वो 3 साल पहले का है, वो और हेल्दी है, राइट। तो वहाँ पे वो टाइम इम्पोर्टेंट है। और अगर सपोज आपका रिजल्ट नहीं आया फर्स्ट गो में और एम्ब्रियो है, तो भी आधा काम ऑलरेडी अभी है डन, कि सिर्फ हमें अभी ट्रांसफर लेना है, राइट। हमें दोबारा से एग नहीं बनाना है। बट हाँ ये है कि अगर हमने किया और उसके बाद में एम्ब्रियो भी नहीं है, इन दैट केस तो वी हैव टू मेक द एम्ब्रियोज अगेन एंड वी कैन। अच्छा, इट इज अ पेनफुल प्रोसेस के, मतलब जैसे इंजेक्शंस लगाते हैं या फिर हम लोग एग निकाल रहे हैं, हाँ, तो एक्चुअली लोगों को हाँ ये होता है कि
आई तो बहुत पेनफुल है, ये एक मिथ है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। कि पहले क्या होता था कि बहुत ओनली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते थे, मोटी मोटी नीडल्स होती थी, तो बहुत, और डेली क्योंकि इंजेक्शन लगता है तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर इसको माना जाता था, बट ऐसा नहीं है। नाउ डेज वेरी फाइन नीडल्स आर अवेलेबल एंड इंजेक्शंस पेन फॉर्म में होते हैं, वेरी इजी टू टेक होते हैं, तो इंसुलिन जैसे लोग लेते हैं daily बहुत basis फाइन पे। नीडल, जैसे हमारे डेंटिस्ट्री में भी हम ना बहुत फाइन आजकल लगे 100% पेनलेस। हाँ, You can say तो that. उसी तरीके से सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी होते हैं। ओके तो पर्सन अपने आप भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि उसे विजिट भी करना है क्लिनिक में, तो अपने आप Okay. भी ले सकता है। इट इज वेरी इजी अच्छा, खुद भी ले सकते हैं। यस, तो इंसुलिन लोग 2-3 बार खुद ही ले लेते लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी है। तो नाउ डेज इट इज नॉट अ पेनफुल। दूसरी बात, तो ये तो एक जो 10-12 दिन का प्रोसेस है ये हुआ इंजेक्शन वाला, तो मैंने बोला कि अब इंजेक्शंस अवेलेबल हैं ऐसे, तो इतना पेनफुल नहीं है। दूसरी बात, प्रोसेस जो होता है एक सर्जरी जिसमें कि हम एग्स निकालते हैं, तो दिस इज अ माइनर सर्जरी, तो लेकिन वो सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है एंड कहीं पर भी कटिंग या स्टिचिंग नहीं है। इट इज अ वजाइनल सर्जरी जिसमें कि नीडल के प्रिक्स हैं होंगे, Okay. तो वो भी इट्स अ शॉर्ट प्रोसीजर, फुल एनेस्थीसिया में है, तो तब तक कुछ पता नहीं चलता, और बाद में भी ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो पेन। मतलब मिनिमल और नो पेन। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन जो पेन है। थोड़ा बहुत ये है कि जितने ज्यादा एग्स होंगे तो थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लेटर पार्ट ऑफ स्टिमुलेशन से ही होने लग जाता है, बिकॉज़ क्या है कि जिसके जितने ज्यादा एग्स उतना ज्यादा ओवरी का एनलार्जमेंट, उतना ज्यादा थोड़ा फ्लूइड लीकेज, और ये सारी चीजों की वजह से थोड़ा वाइट ये हो सकता है। और पिकअप होने के बाद 1-2 दिन तक थोड़ा बहुत, डिपेंडिंग अपॉन एग रिजर्व, अगर कम ही थे एग्स तो कुछ कम होगा, जितना हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। एक्सट्रैक्ट नहीं, जितने डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। जैसे पीसीओ वाले लोग यूजुअली Okay. में होता है, जिनमें हाई एमएच होता है, तो उनमें क्या होता है कि एक नंबर ज्यादा है तो उसी में ज्यादा ये मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। तो इट इज अ पेशेंट टू पेशेंट, बट ऐसा कुछ पेनफुल नहीं है। तो 1-2 दिन वो चीजें हैं, और बाकी ईटिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर में कुछ ऐसा नहीं होता है। तो देयर इज अ वे इन द यूट्रस, तो उसमें जाते हैं, कहीं पे कोई कहीं पे कटिंग कुछ नहीं है, और कोई तो एज सच देयर इज नो पेन, जिसको हम कहते हैं कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर। अच्छा, मेरे एक जनरल क्वेश्चन है, सर वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है लोगों में, तो इसका भी कंसीव करने पे कुछ रिजल्ट मतलब इफेक्ट है, या लोगों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा हाँ, सा? डेफिनेटली देखो, अगर क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत तरह के होते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन, क्योंकि वजाइना है, उसके ऊपर सर्विक्स होता है जिसको लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस कहते हैं, और फिर यूट्रस होता है, तो एंड उसके से कनेक्टेड है, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो होता क्या है कि अगर बार बार इन्फेक्शंस होंगे, तो और इन्फेक्शंस भी कई टाइप्स के होते हैं कि किस बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इन्फेक्शन है, तो अगर रिपीटेड इन्फेक्शन से जब हीलिंग होती है तो स्कारिंग भी होती है, तो डेफिनेटली देर आर चेंजेस जो कि आ सकते हैं। पीआईडी कहते हैं, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, तो वो हर चीज़ को इन्वॉल्व अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन्फेक्शन है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर से मिलना चाहिए एंड प्रॉपर डायग्नोसिस करके एंड टेक ट्रीटमेंट, सो दैट कि रिपीटेड इन्फेक्शंस आपके उस स्टेज में ना पहुंचे कि यूट्रस के लाइनिंग को खराब करें, या सर्विक्स के माउथ पे वो इन्फेक्शन बार बार क्रिएट करके डेवलप करें, या फिर ट्यूब में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ट्यूब बहुत थिन होती है, तो रिपीटेड इन्फेक्शन से एक मे बी कि वो ब्लॉक हो सकती है, तो ब्लॉक होगी तो नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगा। तो ये सारे हैं जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन है उसको अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत important मतलब ये जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस हैं ये भी रोल प्ले करते हैं, तो लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना क्योंकि चाहिए। कई बार ये इन्फेक्शंस है लोग इग्नोर कर रहे हैं इसी की वजह से, तो ट्यूबल हाँ, ब्लॉक हो सकता है, तो फिर अगर मेडिकल क्रोनिक डिजीजेस कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, थायराइड, हाइपोथायराइड, ये डायबिटीज, इसके ऊपर किस चीज के ऊपर रहना चाहिए? सब कुछ कंट्रोल होना चाहिए। बेसिकली देखो, ऐसा है कि आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सबको है, बहुत सारे लोगों को बहुत एक बहुत बड़ा हो फैक्टर जाता है। तो बट होना इज, अब ये तो वही चीज है कि तो ठीक है, जितना भी जो भी अवॉइडेबल है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट इट में जेनेटिक रूल भी है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है देन यू विल गेट द, तो बहुत सारी चीजें जो अवॉइड कर सकते हो वेल एंड गुड, जो नहीं कर सकते हैं, और फिर हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर इज द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस, ठीक है, अडल्ट्रेशन है डाइट में, पेस्टिसाइड्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज को अवॉइड करना आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर है तो उसको कंट्रोल रख सकते हैं, तो कंट्रोल करने में आप वैसे ही हैं जैसे एक नॉर्मल पर्सन विदाउट इट, अनकंट्रोल पार्ट इज नॉट। तो क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज है, पहली बात तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, रिजल्ट आ गया तो मिसकैरेज के चांस है, बेबी में हार्ट डिफेक्ट्स, जेनेटिक कंजेनिटल एनोमलीज होने का रिस्क है, उसके बाद आईओडी एट एनी लेवल होने का रिस्क है, तो डेफिनेटली शुगर, बीपी इज वेरी वेरी बैड, उसमें भी यही चीज़ है कि मदर को प्रीक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, फिट्स की हिस्ट्री, बेबी में आईओडी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब मदर शुड बी हेल्दी, मतलब IVF प्री कंसेप्शन, इसीलिए काउंसलिंग एंड चेंज, और नॉट ऑल द मेडिकेशंस आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पहले प्रेगनेंसी में इफ यू आर प्लानिंग कि हमें प्रेगनेंसी में जाना है, तो अपने डॉक्टर से जाके अपने वो मेडिकेशन स्टार्ट करवाएं जो कि सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
डेंटल का भी मतलब जैसे मैं पेशेंट्स देखती हूँ मेरे पास बीच में प्रेगनेंसी में आते हैं बिकॉज ऑफ द डेंटल पेन एंड द अदर थिंग, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आप पहले ही जब भी प्लान कर रहे हैं उससे मतलब पहले ही प्लान कर लें, क्योंकि देखो हर कोई एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिकेशन है, जरूरी नहीं सारी मेडिकेशन जो होती है, तो प्रेगनेंसी में जितनी कम से कम मेडिकेशन, ओनली रिक्वायर्ड मेडिकेशंस को यूज किया जाए वो ऑलवेज। बहुत पेशेंट्स अब हमारे पास डेंटिस्ट मैं तो आते पैरासिटामोल के हैं, अलावा कुछ देती नहीं हूँ, हाँ, बिकॉज पेन किलर आर नॉट there are my patients female की डॉक्टर सर we people are planning, कपल बताते हैं आकर इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सर, तो जो भी करना है एक्सट्रैक्शन आरसीटीज जो भी आपको करना है इस 15-20 दिन महीने भर में कर लीजिए। बिल्कुल, तो क्योंकि हम लोग भी यही गाइड करते हैं। सपोज एक पेशेंट आया हमारे पास, उसको बोला कि नहीं मुझे ना डेंटल ट्रीटमेंट भी कराना है, तो सबसे पहले करा पहले लो। हम उनको बोलते हैं कि पहले आप इसको क्लियर करके एंड देन यू विल Come, कम right. और इसका एक इफेक्ट ये भी है आपके मुंह में बैक्टीरियल काउंट कम रहेगा तो बाकी वो तो सारा हाँ body को भी इन्फेक्शन affect फिर उसके कम बाद करेगा। नीचे भी जाएगा। नीचे और भी जाएगा। हर अगर ऐसा कुछ है कि जो को आपको एक मेडिकेशन देना है लेकिन आप प्रेगनेंसी की वजह से नहीं दे सकते, तो दोनों ही चीजें कॉम्प्रोमाइज एग्जैक्टली बहुत तो टफ रहता है। और डेंटल Yes. पेन तो मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट, मैंने मतलब इतने साल हो गए काम करते हुए, प्रेगनेंसी में पता नहीं किसी को पूरे टाइम पेन नहीं होगा, सड़ों का दाग पड़ा है। आठवें प्रेग्नेंट होते ही ना 8th मंथ में 9th में पता नहीं क्या होता है Yes. उनको पेन, और वो pregnancy is a stage immunocompromised. Exactly. तो every type of infection, everything It flares. फ्लेयर्स। तो इसीलिए नॉर्मल होना, नॉर्मलाइज होना, अगर आपको कोई भी डिजीज है उसको नॉर्मल करते हुए फिर प्रेगनेंसी में जाएं तो दैट इज गुड। अदरवाइज मैं पेशेंट से कहता हूँ कि मैडम अब अपना भगवान का नाम लो और फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो। अब हम नहीं मतलब we can't- गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्ट के बिना वी डोंट राइट एनी मेडिकेशन। जो इसको जो दिखा रहा है मैं कि पहले उनसे कंसल्ट करिए देन टेक एनी मेडिकेशन, और या इमरजेंसी एक्सेस ओपनिंग भी डूंगा। अच्छा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे जो आईवीएफ से चाइल्ड होगा या नॉर्मल प्रेगनेंसी से जो चाइल्ड होगा, इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? कि एक नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, एक हमने आईवीएफ से या टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दीजिए, तो दोनों में कुछ डिफरेंस रहता है कि ऑल द थिंग्स आर सेम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ स्टडीज पहले आए थे जिसमें कि बोला था नहीं, कई बार ये होता है कि देयर इज अ इंक्रीज एब्नॉर्मलिटीज इन द बेबीज, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि एक्चुअली जो इनफर्टिलिटी में जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो कपल वो है यूजुअली एडवांस एज मैटरनल 30 प्लस 35 एडवांस एज में है, फैक्टर्स उसके ठीक नहीं है। सो इट इज नॉट द आईवीएफ जिसकी वजह से कुछ अगर एब्नॉर्मलिटी, वैसे तो बेबीज आर सिमिलर है, देयर इज नो नथिंग इज लाइक दैट, बिकॉज क्या है कंसेप्शन होने का तरीका डिफरेंट है आईवीएफ में, बट प्रेगनेंसी होने के बाद वही प्रेगनेंसी जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और जेनेटिक्स सेम ही है ठीक है, बिकॉज़ स्पर्म हाँ। और ओवा वही। तो अब क्यों कई बार ऐसा दिखता है कि चलो वहाँ पे एब्नॉर्मलिटी क्यों है, क्योंकि यही चीज है कि वो ऑलरेडी वो कपल वो क्लाइंट वो है लोग जो कि एडवांस एज में है, दोनों में फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको लेना पड़ रहा है ना ट्रीटमेंट, तो दैट इज व्हाई दैट मे बी अ कॉज कि वो फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं एब्नॉर्मलिटी होने का। अदरवाइज आईवीएफ पर से इज नॉट द कॉज फॉर एब्नॉर्मलिटी। तो बहुत बिकॉज़ द सारे एज इज अ फैक्टर, बिकॉज़ दे आर Age. कमिंग एट लेट एज या जो भी उनके Yes. फैक्टर्स फैक्टर्स हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और भी कुछ उनको प्रॉब्लम है, तभी वो नहीं, इसीलिए फिर उसमें या मेल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो दैट इज व्हाई दैट मे बी अ रीजन। ऐसे यंग कपल्स आए हैं आपके पास जो आईवीएफ में आके बोलते हैं मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जी, मतलब इस टाइप से क्योंकि आजकल एडवांसमेंट्स आ रहे हैं आपके आईवीएफ में, राइट? जेनेटिकली भी आप लोग बता रहे थे वी कैन फाइंड कि यस वेदर द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक और नॉट, वो भी हम लोग पहले ही हम लोग उसको डिसाइड कर पाते हैं नहीं कर पाते, बिकॉज कुछ जानने वाले हैं जो बहुत स्मोक करते हैं, ड्रिंक भी रेगुलर है डेली का, मुझे नहीं पता, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ अगर किसी का कोई अगर हेल्दी बेबी नहीं है तो क्या एक ये रीजन तो हो सकता है, आपने बताया कि भाई डाइट, स्ट्रेस और ये अल्कोहल स्मोकिंग सब फैक्टर है। अब कोई ऐसा फैक्टर है कि भाई कोई ऐसा है व्यक्ति कि मैं तो भाई ड्रिंक भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ, मैं जेनेटिकली उस चीज को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन है इसका? जेनेटिक्स में एक्चुअली मुझे लगता है ये कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अब मैं आप ज्यादा बता पाएंगे कि ऑटिज्म जैसे एक्चुअली न्यूरो लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं, डाउन हाँ, सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है या थैलेसीमिया की हिस्ट्री है पेरेंट्स में, और वो अगर बच्चे में वो चीज ना चाहे तो यू कैन टेस्ट Yes, दैट। बिल्कुल। उसके ऊपर क्या पता, मतलब तो उसमें एक्चुअली हम एक टर्म होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो, तो एक होता है पीजीटीए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी एम्ब्रियो होता है जिसमें इंडिकेशन है, देयर आर सम इंडिकेशंस टू डू दैट, कि जो भी एम्ब्रियो बना ब्लास्टोसिस्ट उसमें हम थोड़े से सेल्स की बायोप्सी लेते हैं एंड देन वी चेक कि वो मतलब कितना एम्ब्रियो बड़ा एम्ब्रियो होता होगा वो, ये माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोपिक, और उसमें से फिर बायोप्सी, उसमें से बायोप्सी, that is why a good embryologist, a good center is oh important. my god, Expertise is मतलब important. it's मतलब less than a nip of a pen, Yeah. yes, तो I am right? yes, तो फिर इसीलिए that is why ना expertise is important and everything is like Yes. a microscopic Yes. काम कर रहे हो।
तो फिर उसमें क्योंकि बिकॉज जो भी वो ग्रेडिंग थी वो थी मॉर्फोलॉजिकल ग्रेडिंग, तो उसमें से फिर हम सेल्स लेके टेस्टिंग करते हैं एंड देन कि उसमें जेनेटिकली हेल्दी है कि नहीं है बेबी, एंड देयर आर सम इंडिकेशंस टू दैट। तो वो करने के बाद जो भी एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल आएगा उसको बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, एंड जो भी एबनॉर्मल आएगा उसको वी नो फ्रॉम स्टार्टिंग कि ये एम्ब्रियो तो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है, अनहेल्दी है, वी विल नॉट गोइंग टू ट्रांसफर दैट एम्ब्रियो। तो पहले से पता है। एक तो ये हो गया कि जिसमें कोई हमें ऐसे जस्ट जैसे मान लो 35 के बियॉन्ड एज है या फिर रिपीटेड हिस्ट्री है, मिसकैरेज है रिपीटेड, या कोई भी या पहले कोई बच्चा एबनॉर्मल था, तो ये आर इंडिकेशंस फॉर डू दैट। अब ये है कि कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस होती हैं, जैसे कि मान लो थैलेसीमिया, यू सेड कि थैलेसीमिया मेजर है, अब हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर ना हो, हां पेरेंट्स जैसे माइनर है, तो पीजीटीएम होता है उसमें कि हम क्या करते हैं कि वो स्पेसिफिक जीन के लिए बनता है एंड वो प्रॉपर प्रोबिंग बनती है उस डिजीज के लिए, और उसके बाद वही जैसे ही एम्ब्रियो बना के उसकी बायोप्सी लेके उस जीन को टेस्टेड किया जाता है कि जो अगर वो नॉर्मल आया, सपोज हमारे पास 4 एम्ब्रियो थे, उसमें से टेस्टेड जब किया जेनेटिक तो ये पता लगा कि 1 एम्ब्रियो इज लाइक थैलेसीमिया मेजर हैविंग, तो स्टार्टिंग से हमें पता है कि ये एम्ब्रियो इज नॉट गुड फॉर द ट्रांसफर बिकॉज़ इट इज अनहेल्दी, इट इज लाइक हैविंग दिस किड इज हैविंग थैलेसीमिया मेजर, तो उसको हम ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, वो हमें पता है कि इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। 2 एम्ब्रियो हमारे पास आए जिसमें कि ये था कि थैलेसीमिया माइनर आया, तो इट्स ओके, द कपल माइनर इज, और 1% 25% ये आया कि ठीक है इट इज वेरी हेल्दी एम्ब्रियो, तो वी नो कि उस चारों में से हमने सिलेक्शन कर लिया, सबसे हेल्दी वाला लेंगे हमने नॉर्मल को डाला, बाकी हमने डाले नहीं ना, तो आप वो रिस्क में रहे कि पहले आपकी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद 3 मंथ्स में फिर आप जो सीरियस जो आप 11 वीक्स और 13 वीक्स तक फिर आप अपनी बायोप्सी या एमनियोसेंटेसिस पे जाते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस बने एंड देन फिर नॉर्मल है एबनॉर्मल है, उसके दैट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द पेरेंट्स, तो इसमें थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाता होगा। यस डेफिनेटली देयर इज अ कॉस्ट, जेनेटिकल कॉस्ट, लेकिन ये अच्छी है, ये एक वो एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम लोग भी जस्ट केम टू नो यस दिस इज अ राइट ट्रीटमेंट फॉर द कपल, तो वो हम लोग उसको अच्छा एडवाइस करवाते हैं। हाँ प्रॉपर डायग्नोस्ड एक डिजीज है, तो उसको हम पहले से ही फॉरवर्ड करेंगे, मतलब जिसमें रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उसमें कर सकते हैं, डेफिनेटली, तो उसमें पहले से ही पता है ना कि अगर मान लो सारे एम्ब्रियो आए और उसमें सब में डिजीज थी मेजर वाली, तो हमें पता है ना हम ट्रांसफर क्यों करें ऐसे एम्ब्रियो का, पहली बात तो रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरी बात रिजल्ट आया तो हम वो एबनॉर्मल जिस ट्रॉमा से ऑलरेडी लोग गुजर रहे हैं तो उसको क्यों देना है, और स्ट्रेस है पेशेंट्स में ऑलरेडी तो हमें पहले से ही पता है कि हमें ये तो अगर एबनॉर्मल आया तो वी नो कि देखो आपका ना ये दैट इज व्हाई यू आर नॉट गेटिंग प्रेगनेंसी बिकॉज़ सब एबनॉर्मल आ रहे हैं। राइट। अच्छा, एक सवाल जो अभी दिमाग में चल रहा है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ना आईटी का लोगों के बारे में बात कर रहे थे। जनरली मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना लैब पे रख के, मेट्रो में भी देखा है कभी, या गाड़ी में पीछे बैठ कर ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, लैब पे रख के काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स भी चल रहे हैं, पूरे दिन जो ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या पॉकेट में पूरे दिन फोन रखे हैं, उसका कितना जो है यंग कपल्स पे जो है फर्क पड़ता है, या हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, सोना बात ये सब चीजें, सोना बात, राइट, ये भी सारी एक चीज है, नहीं ठीक है फॉर द स्पर्म के लिए, बेसिकली स्पर्म के लिए बहुत है, क्योंकि ओवरी तो बॉडी के अंदर ही एब्डोमेन में ही होती है, तो ऑलरेडी वो तो जो एनवायरनमेंट है वही रहेगा, एंड फीमेल में क्या चीज है, क्योंकि उनकी लोकेशन, टेस्टिस की लोकेशन ही इसीलिए बनी है राइट, बॉडी से आउटसाइड, बिकॉज 2 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड कम होना चाहिए टेम्परेचर फॉर द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो होगा क्या, जब भी हीट एनवायरनमेंट होगा, हीट होगी तो स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होगा। अब वो कोई भी रीजन हो, तो रीजन ये हो सकता है कि पर्सन ऐसे, उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज या एक्सेसिव वर्कआउट जो करते हैं, या जैसे एथलीट्स में भी बहुत ही होता है। अच्छा, एक्सेसिव वर्कआउट इज आल्सो एक्सेसिव, बहुत एक्सेसिव ना, कि सिर्फ वही वर्कआउट ही दिन भर करते रहते हैं, एंड एक्सेसिव ऑटोमेटिकली हीट जनरेट बॉडी में ज्यादा हो रही है, या ओबेसिटी है, तो थाइस की लोकेशन ऐसे है कि स्पर्म और स्क्रोटम इज वेरी मच लाइक दबा हुआ है, उससे भी हीट प्रोडक्शन, या फिर बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स, ये सारी चीजें जो होती है, एंड ओवर यूज ऑफ हर टाइम फोन और आसपास वाइब्रेशन रखना, इट इज नॉट गुड, बिकॉज ये सारी चीजें मिला के स्पर्म के नॉर्मल प्रोडक्शन को हैम्पर करती हैं। और एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं वेरिकोसील, जो लोग बहुत ज्यादा खड़े होने वाला काम करते हैं या स्ट्रेन वाला काम करते हैं, तो उसमें वेरिकोसील हो जाती है। वेरिकोसील का क्या मतलब है कि जो स्क्रोटम के अंदर के जो वेसल्स होती हैं, वेन्स, वो डायलेट हो जाती हैं, तो डायलेट होने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, तो वहाँ पे हीट प्रोडक्शन होगा और नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। तो
ये सारे फैक्टर डेफिनेटली प्ले करते हैं, तो ये सबको रिड्यूस करने के लिए मतलब से नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो दैट सकता मींस है। कि भाई उनको अपने take लैब पे care- मत रखो, take थोड़ा care। सा दूर रख के रखो। हाँ। एक हो गया, दूसरा ज्यादा ओवर एक्सरसाइज नहीं करें। पूरे दिन हम लोग इसको जो है ना बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज और सब कुछ कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम लैप्स लें, हाँ। ब्रेक लें, और जो है अपना फोन का यूज जो है पॉकेट में ना यूज ना रखें, करें, yes, क्योंकि yes, यूजुअली अगर कहीं पर रखा भी है तो अपने से दूर रखें, थोड़ा सा दूर रखेंगे तो सोए भी एटलीस्ट अपने सर के पास नहीं या हर चीज के हर पास वक्त नहीं। फोन तो खैर अब आजकल तो हाँ। फोन सबके पास जो है ना वो उसकी वो लाइफ लाइन हो गया, तो तो बट उसको हटाना है। थोड़ा कम और करना बहुत है। एक्सेसिव अगर सोना बहुत जो यूजुअली लोग लेते हाँ, हैं तो बहुत वो ज्यादा हॉट बंद करें। तो इतना नहीं मतलब तो टेम्परेचर का एक- जैसे बात चल रहा था, तो जो जैसे हमारे इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है, कहीं पर बहुत गर्मी है, कहीं पर ठंड है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा क्या कुछ? हॉट एनवायरनमेंट का रोल है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो डेफिनेटली देयर इज अ रोल ऑफ ये, बट वो तो डिफरेंट फैक्टर है ना। ऐसे हॉट एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं तो उनका फिर कल्चर डिफरेंट हो जाता है ना कि किस तरीके से रहते हैं। ओके, राइट। तो मतलब आपको वो मैनेज, बॉडी मैनेज करती है थोड़ा सा। आप अगर हॉट में भी रह रहे हो तो आप पहले अपने तो जो है गलत चीजें जो कर रहे हो वो मत करो। हाँ, जैसे फर्नेसेस में जो काम करते हैं तो उन लोगों की अच्छा। प्रॉब्लम होती है ना। तो ये Occupational सारी- भी आ गया इसके अंदर, occupational आ गया। okay। जैसे पुलिसमैन हो गए तो वो लोग तो पूरे दिन बेचारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं तो उनके लिए तो फिर पुलिस हो गए तो उनमें स्ट्रेन पड़ता है, तो वेरी Strain पड़ता है। सब होने का चांस होता है, ज्यादा चांस है। ऑक्यूपेशनल हो गया। ऑक्यूपेशनल भी फिर जो है तो हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, वेरी गुड। इसीलिए Right. डिटेल हिस्ट्री से ही बहुत सारी चीजें तो आप डायग्नोस कर सकते हो। तो प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, Dr. Shrestha, for a wonderful session, और thanks for coming here and giving your time. Dr. Shrestha हमारे लिए टेक होम मैसेज जैसे आज देंगे कि हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, तो व्यूअर्स के लिए टेक होम मैसेज आज के लिए सेशन का क्या रहेगा? या तो बस मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं एंड हेल्दी डाइट फॉलो करें। एक अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। ऐसा नहीं है कि Me time is आजकल very बहुत important. या मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग एक ही प्लेस पे रहते हैं एंड उसके बाद में सब वो फ़ोन में लगे रहते हैं, तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो एक फैमिली टाइम एंजॉय करें और अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करें, हाँ। जंक फूड अवॉइड करें। एंड ये जो बहुत हाई लगता है कि इट्स वेरी फैसिनेटिंग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, सो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। एंड क्रॉनिक टोबैको स्मोकिंग, चूइंग, दैट इज़ ऑल्सो, ये सारी चीज़ें ख़राब हैं। ये आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है और फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो लिव हेल्दी and live happy. That is very important. Live happy. Yeah.